हेलो। हेलो। जी नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? तो स्वागत है आप सभी का लूसेंट दर्शन में। तो चलिए आज हम लूसेंट दर्शन करेंगे और आज ही नहीं, अगले 25 दिनों तक हम लूसेंट दर्शन कर रहे होंगे और अगले 25 दिनों में आप सभी का संपूर्ण लूसेंट का किताब हम खत्म करेंगे। कैसे हैं आप सभी लोग? एक बार जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा और मुझे बताइएगा ये बुक किनके किनके घर में है। जल्दी से बताइए, क्या आपके घर में ये किताब है, हाँ या ना? जरा जल्दी से बातें बताइएगा मुझे, क्या आपके घर में ये किताब है ना? तो एक बार जल्दी से बताओ कि क्या आपके घर में ये किताब है। अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में छाप दो कि हाँ भैया हमारे घर में कमेंट ये बुक है। और ये बुक नहीं आपके सफलता का अंतिम रामबाण होता है, लेकिन आज तक आपको इस बुक को सही से पढ़ने का तरीका किसी ने नहीं बताया होगा। आज हम इस क्लास में आपको इस को कैसे पढ़ना है ये बताएंगे। तो हो जाइए तैयार, कस लीजिए कमर, आपके सपनों को साकार करने के लिए हम उपस्थित हो चुके हैं। और यकीन मानिएगा आपके सपने दुर्गेश एकेडमी से ही साकार हो सकता है। जी हाँ, तो कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी का स्वागत है लूसेंट दर्शन में। और है आज हमारा पहला क्लास, यानी कि टोटल 25 दिन में हम लूसेंट खत्म कर रहे होंगे। तो आप सभी का स्वागत करते हैं। मास्टर अखिलेश, निधि, रॉय, विकास कुमार, रंजू, तन्नू, रवीश, पंटू, स्वाति सिन्हा, पवन कुमार जी, आप सभी का स्वागत करते हैं आज के क्लास में। सबसे पहले तो आपके कुछ हम कॉमन डाउट्स के जवाब दे दे, फिर हम आगे की बात करेंगे। तो पहले हमारे साथ कुछ चीजों को देख लीजिएगा कि सर लूसेंट का जो पीडीएफ है वो पीडीएफ कहाँ मिलेगा। अच्छा, इसको जो है आप सभी लोगों को क्या करना है, रोज इस टाइप से प्रिंट आउट निकलवाना है। क्या करना है? रोज इस टाइप से प्रिंट आउट निकलवाना है। हम जो अभी देंगे उसको रोज प्रिंट आउट निकलवा करके रोज पढ़ना है। अब कैसे पढ़ना है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखना, लूसेंट का पीडीएफ कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा दुर्गेश एकेडमी के एप्लीकेशन पर। जब आप एप्लीकेशन पर जाएंगे तो आपको दिखेगा ये सारा, ये फेस दिखेगा। और ये वाला जब फेस दिखेगा तो आप यहां जाएंगे और वाईटी पीडीएफ वाले सेक्शन में जाएंगे तो आपको यहां पे एक फोल्डर बना हुआ दिखेगा। अभी नहीं बना है, वो बन जाएगा। ठीक है, पहली बात तो ये है। ये हमारा स्ट्रेटजी क्या होगा लूसेंट का। तो लूसेंट को हम 3 दिन में पॉलिटी खत्म कर रहे होंगे। क्या करेंगे? 3 दिन में पॉलिटी खत्म करेंगे। उसके बाद जो है हम हिस्ट्री खत्म करेंगे 4 दिन में। 4 दिन में हिस्ट्री खत्म करने के बाद ज्योग्राफी, ज्योग्राफी के बाद इकोनॉमिक्स, बायो के बाद फिजिक्स, और फिजिक्स के बाद जो है वो केमिस्ट्री। कुछ इसी प्रकार से टोटल हम सारे सब्जेक्ट जो है वह 25 से 30 दिन में कंप्लीट करेंगे। मात्र 3 दिन में हम पॉलिटी खत्म कर रहे होंगे। और ये पॉलिटी ऐसे खत्म करेंगे जैसे कि आप सभी को यकीन हो जाएगा कि इससे बेहतर तरीके से हम नहीं पढ़ सकते। ठीक है, आप लोग तैयार हो? तो आप सभी लोग क्या करोगे, हमारा आपका दायित्व तो क्या है, आपका ये काम है कि हम जो पीडीएफ देंगे उस पीडीएफ को आप प्रिंट आउट निकलवा करके पढ़ोगे। इतना करोगे? हम जो पीडीएफ देंगे उस पीडीएफ को प्रिंट आउट निकलवा करके आपको पढ़ना है। क्या पढ़ोगे आप सभी लोग, हाँ ना? क्या पढ़ोगे? यस और नो कमेंट बॉक्स में छाप दो, क्योंकि आज तक आपने ऐसा नहीं पढ़ा होगा। हम जरा सा शकल दिखाते हैं आपको हम अपने लूसेंट के पीडीएफ का। ये है लूसेंट का पीडीएफ। इतना में से मात्र 2 पॉइंट हमने निकाला है। इतना में से मात्र 2 पॉइंट हमने निकाला, यानी कि पूरा लूसेंट पढ़ने वाला बेवकूफ हो सकता है, लेकिन लूसेंट में से कुछ चीजों को निकाल करके पढ़ने वाला बहुत ही चतुर होगा। तो क्या हमारे कर कदमों पर चलोगे? यस और नो एक बार छाप दो कमेंट बॉक्स में। जो मैंने कहा, जो मैं दूंगा उसका पीडीएफ निकलवा करके पढ़ोगे। और क्या आज से 25 दिनों तक हमारे साथ जुड़े रहोगे? मैं ज्यादा कुछ डिमांड नहीं कर रहा, मैं फ्री में पढ़ा रहा हूं। बहुत सारे लोग लूसेंट का बैच लॉन्च करके न जाने कितने रुपए में आपको बेच रहे हैं। ठीक है, अच्छा बैच से याद आया कि बिहार पुलिस का वैकेंसी भी आने वाला है। तो आप सभी लोगों के लिए कल से हमारे खाकी बैच पर जो है वह एडमिशन बंद हो जाएगा बिहार पुलिस के लिए मात्र 51 रुपए में। कल जो है, कल रात 12 बजे इसमें एडमिशन बंद हो जाएगा। तो अगर आप सभी लोग चाहो तो इस बैच के साथ जुड़ लेना। मात्र 51 रुपए में लास्ट ऑफर है। और इसके बाद मदनिषेध फाउंडेशन जो है वो भी है मात्र 51 रुपए में। तो आप लोग चाहो तो ले लेना। बाद बाकी आज के क्लास को स्टार्ट किया जाए, जल्दी से बता दो, बोलो एक बार जल्दी से, आज के क्लास को स्टार्ट किया जाए, हाँ या ना? एक बार बता दो, फिर आज के क्लास को स्टार्ट करते। बोलो बाग के बिहारी लाल की जय हो।
चलिए तो आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा आज जो है हमारा पॉलिटी का डे 1 है और पॉलिटी के डे 1 में हम जो पढ़ रहे होंगे वो देखिए, सबसे पहले संविधान का विकास जो है वो पढ़ा जाता है। संविधान का विकास कहां से? तो संविधान जो है हम पर अंग्रेज शासन करते थे, तो अंग्रेज उस टाइम पे क्या करते थे, तो छोटे छोटे कानून बना करके हम पर रूल किया करते थे। इसी विधि के माध्यम से इन्होंने हम पर 1757 में पलासी का युद्ध किया। कब जी? तो 1757 में जो है इन्होंने पलासी का युद्ध किया। और 1757 के पलासी के युद्ध को किसने जीता था, जल्दी से बताओगे? 1757 में जो पलासी का युद्ध होता है वो कौन जीते थे? तो वो जीते थे अंग्रेज। अच्छा, अंग्रेज जो जीते थे, तो अंग्रेज जीते थे और बंगाल के नवाब हार गए थे। अच्छा, इसके बाद जो है एक और युद्ध होता है जिसका नाम है बक्सर का युद्ध। आपको पता है जब यह बक्सर का युद्ध होता है 1764 में, तो 1764 में जब बक्सर का युद्ध हुआ तो ये क्या होता है भाई, ये यहाँ पे भी अंग्रेज जीतते हैं। और अंग्रेज की तरफ से कौन? तो हेक्टर मुनरो जो है वो लड़ रहे थे और भारतीय सेना जो है वो हार जाते हैं। भारतीय नहीं कह सकते हैं, लेकिन भारत में बंगाल का नवाब वगैरह जो थे वो क्या होते हैं, तो इसको हार जाते हैं। लेकिन इसी के बाद जो है वह इलाहाबाद का संधि होता है। और इलाहाबाद की संधि कब हुई थी जी? तो 1765 में जो है इलाहाबाद की संधि होती है। और यहाँ पे बंगाल का नवाब यानी कि बंगाल का गवर्नर जो है वह किसे बनाया गया था, जल्दी से बताओगे? बंगाल का गवर्नर किसे बनाया गया था? जल्दी से कमेंट बॉक्स में छापो ना। रॉबर्ट क्लाइव को बनाया गया। लेकिन रॉबर्ट क्लाइव जब बंगाल के गवर्नर बने उस टाइम पे द्वैध शासन जो है वो बंगाल में लागू किया गया। द्वैध शासन मींस वहां पे जो है वो द्वैध शासन मतलब क्या था, प्रशासनिक व्यवस्था एक आदमी के हाथ में और रेवेन्यू रिलेटेड मामला जो था वो एक आदमी के हाथों में। तो रेवेन्यू रिलेटेड मामला किसने रख लिया अपने हाथों में? तो वो रख लेते हैं एक कौन, रेवेन्यू रिलेटेड यानी कि पैसा से रिलेटेड अंग्रेज अपने हाथ में रख लिया। और प्रशासनिक रिलेटेड मुद्दा जो है वह नजीमुद्दौला जो कि मीर जाफर का बेटा हुआ नजीमुद्दौला उसके हाथों में दे दिया। तो वहां पे शासन करना प्रारंभ हुआ। लेकिन बाद में 1773 में जो है वह इस द्वैध शासन को समाप्त करने के लिए वॉरेन हेस्टिंग्स को भेजा और बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल जो है वो बना दिया जाता है। आपको तो इस बारे में पता ही है। तो यहाँ पे 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आता है इसके माध्यम से क्या किया जाता है, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल जो है वो बना दिया गया। कोई दिक्कत भी है? कोई दिक्कत है या फिर सब कुछ सही है, ये बताओगे? हाँ ना भैया जी, कुछ साफ नहीं दिख रहा है, दिख तो रहा है सब कुछ क्लियर, क्लियर तो दिख रहा है। कोई दिक्कत है क्या? सब सही है ना? सब सही है? सब सही है, ये बताओ, कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिएगा, तो बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कब बना दिया गया जी? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया जाता है, याद रखोगे। और कौन बना? वॉरेन हेस्टिंग्स। पटना में गोलघर का निर्माण किसके शासनकाल में? इसी वॉरेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में होता है। वहीं पे ये इतना ही इंपॉर्टेंट है इसमें से। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसी के तहत कलकत्ता में जो है वो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया जाता है। तो कलकत्ता में भारत का पहला सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में टोटल 3 यानी कि चेस्टर, लिनेस्टर और हाइडे जो है वह जज थे, अन्य जज थे। और एक जो है वो सीजीआई यानी कि उस टाइम पे मुख्य न्यायाधीश हुए जिसका नाम हुआ एंजेला एमरपा। तो याद रख सकते हो इसको भी। अब आप मुझे बताना भारत में सुप्रीम कोर्ट की चर्चा कौन से अनुच्छेद में है? तो यहाँ पे हमने बताया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से क्या होता है भारत में जी? तो 2 महत्वपूर्ण बदलाव होते हैं। बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया बंगाल का। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण काम जो हुआ वो ये होता है कि कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट यानी कि मुख्य न्यायालय की जो है वह स्थापना किया जाता है। कोई दिक्कत है नहीं ना? तो इस बात को भी आप याद रख सकते हैं। हमें नहीं लगता कि आपको कोई भी दिक्कत होगा। अब तो क्लियर दिख रहा होगा, आई थिंक, देख लेना, ठीक है। ये बातें हो गया। एंड देन ये लूसेंट का पेज नंबर 229 से यह क्वेश्चन बनाया गया। कहां से? लूसेंट के पेज नंबर 229 से जो है इसे बनाया गया है, ठीक है। तो आप इसे भी याद रख सकते हो। एंड देन अगर हम बात करें तो यहीं पे एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 भी आता है। और इस एक्ट के अनुसार कलकत्ता के सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का राइट दे दिया गया। लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो, इतना पढ़ने से अच्छा है
कि इतना पढ़ो। 1784 के एक्ट को जब आप लूसेंट में पढ़ेंगे तो आपको ये सारी चीजें पढ़ना पड़ेगा, लेकिन अगर आप हमारे साथ पढ़ोगे तो आपको बहुत कम चीजें पढ़ना पड़ेगा और वही चीजें पढ़ना पड़ेगा जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन हूबहू आ सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, इस एक्ट के द्वारा जो है वो दोहरे प्रशासन प्रारंभ हुआ। क्या हुआ? दोहरा प्रशासन, यानी कि डायरकी जो है वो प्रारंभ होता है। कोई दिक्कत नहीं ना? तो इस बात को भी आप याद रख सकते हो। और वहीं पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे 1833, ये वाला साइड आपको नहीं दिखेगा, सुनो, ये वाला साइड आपको नहीं दिखेगा, लेकिन ये वाला साइड जो है आपको दिख रहा होगा। दिख रहा है ना? ये वाला साइड आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन ये वाला साइड आपको दिखेगा। तो आपको यही साइड पढ़ना है। ये वाला साइड जब हम पीडीएफ देंगे तो आप देख लोगे, आपके साथ आपके पास लूसेंट का बुक है, एक बार हो सके तो लूसेंट के बुक को खोल लो, वो बेहतर रहेगा। आप देख, यहाँ भी देख, यहाँ पे देख लेना, पेज नंबर 229 खोलोगे, हम जो यहाँ पे पढ़ा रहे होंगे वो यहाँ पे आप देखते चले जाओगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? अब यहाँ पे देखना 1833 का जो चार्टर एक्ट था, इस 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा क्या होता है, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और मुझे बताना, भारत का फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था? जल्दी से बताओगे, भारत का फर्स्ट गवर्नर जनरल जो है वो कौन था? अगर आप मुझे बता सकते हो तो वो बताना। बताओगे भाई, है ना? भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था जी? वो हो जाते हैं विलियम बेंटिक। याद रखोगे इसे, है ना? विलियम बेंटिक जो है वो भारत का पहला गवर्नर जनरल था। अच्छा, यहीं पे आप मुझे ये भी बता सकते हो, ये बातें क्लियर हो गया? यहाँ पे देखना, भारत में दास प्रथा को विधि विरुद्ध जो है वो भी घोषित किया जाता। तो ये भी 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और भारत में दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित किया गया। मैं आपको एक बात का चैलेंज कर सकता हूं कि आज तक आपको ऐसे कोई भी नहीं पढ़ाया होगा लूसेंट को। खास तौर पे मैं आपको एक बात बता दूं कि लूसेंट को ऐसे कोई नहीं पढ़ाया होगा जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं। आप ही मुझे बताओ कि क्या आपको कोई ऐसा लूसेंट पढ़ाया है? आपको स्क्रीनशॉट लगा करके अलग से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो पॉइंट लगा करके। तो मैं अपनी तारीफ ना ही करना चाहता हूं, लेकिन एक बात याद रखना, अगर आप लोग पढ़ोगे तो बेहतर तरीके से समझ में आएगा। जल्दी जल्दी करोगे कुछ नहीं समझ आएगा। मुझे भी तन्मयता से पढ़ाने दो ताकि हम भी आपको बेहतर तरीके से पढ़ा सके। जल्दी जल्दी करने से कुछ नहीं होने वाला। मैं आराम से पढ़ा रहा हूँ। ये साइड वाला आपको नहीं दिखेगा, लेकिन ये साइड वाला दिखेगा। मैं आपको पूरा का पीडीएफ दूंगा, आप पीडीएफ भी आराम से जा करके पढ़ सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखना हमारे साथ हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं एक महत्वपूर्ण चीज के बारे में, जैसे कि 1861 का भारत परिषद अधिनियम जो है वो आता है। ठीक है, वहीं पे गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने का शक्ति जो है वो प्राप्त होता है। कब? तो 1861 के एक्ट के द्वारा। अच्छा, 1861 के एक्ट द्वारा ये प्राप्त होता है, लेकिन मुझे बताना कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का, यानी कि राष्ट्रपति जो है अपना अध्यादेश किस अनुच्छेद के तहत जारी करता है वर्तमान में? जरा मुझे बताओगे, है ना? मैंने आपसे कहा कि राष्ट्रपति अपना अध्यादेश किस अनुच्छेद के तहत कर जारी करता है? जल्दी से बताओगे, एक बार जल्दी से बताना। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत जो है वो राष्ट्रपति अपना अध्यादेश जारी करता है। लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं कि राज्यपाल जो है वो राज्यपाल अपना अध्यादेश किस अनुच्छेद के तहत जारी करता है जी, ये बताओगे? भारत में वर्तमान में राष्ट्रपति जो अपना अध्यादेश जारी करता है वह भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद के तहत जी? तो अध्यादेश जारी करता है। गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त हुई राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 और राज्यपाल अनुच्छेद 213 के तहत जो है वो अध्यादेश जारी करता है। ये बातें क्लियर है? गवर्नर जनरल को 1861 के अधिनियम द्वारा क्या कहा गया कि भाई आप अध्यादेश भी जारी कर सकते हो। अध्यादेश कहने का मतलब ऑर्डिनेंस होता है। जब लोकसभा और राज्यसभा भंग रहती है उस टाइम पे राष्ट्रपति क्या कर सकता है? तो अध्यादेश जारी कर सकता है, लेकिन उस टाइम पे गवर्नर जनरल जारी कर सकता था। तो गवर्नर जनरल को जो ये अध्यादेश और कानून बनाते थे वो क्या, तो वो जो है वह 15 यानी कि 6 महीने तक लागू होता था। गवर्नर जनरल इसे छोड़ दो। ठीक है, अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। यहाँ पे देखना, देखो इतना चीज को हमने इतना में बदल दिया। अब मैं क्या ही कहूँ, बताओ। 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कितने लोगों को याद है?
कि 1947 में जो है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आता है। भारत कब आजाद हुआ जी, जल्दी से बताओगे? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आया, इसी में कहा गया कि भारत और पाकिस्तान नाम का दो मुल्क होगा। तो भारत से कौन अलग हुआ? पाकिस्तान अलग हुआ। कब अलग हुआ जी? तो भारत से पाकिस्तान जो है वह 14 अगस्त को अलग हुआ, और साथ ही साथ 15 अगस्त को जो है वो भारत आजाद हुआ। जब भारत आजाद हुआ और जब यह भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आया, इसी में एक बात कहा गया कि बंगाल मतलब पाकिस्तान और भारत में दोनों जगह पर जो है एक क्या होगा, एक गवर्नर जनरल जो है, यानी कि मंत्रिमंडल के सलाह से एक गवर्नर जनरल जो है वो चुना जाएगा। तो मुझे बताओ कि स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो माउंट बैटन। हम लोगों ने किसे चुना? माउंट बैटन को गवर्नर जनरल चुना। लेकिन पाकिस्तान वाला जो है वह मोहम्मद अली जिन्ना को चुना। कैसे चुना? मोहम्मद अली जिन्ना को जो है पाकिस्तान वालों ने यह 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत जो है वो चुना था। किसे चुना था? तो वो मोहम्मद अली जिन्ना को जो है वो चुनता है। तो यहाँ पे इस बात को भी याद रख सकते हो, संविधान सभा का विधानमंडल के रूप में कार्य करना। आपने सुना होगा अंतरिम सरकार का जो है वो भी गठन किया जाता है। कितने लोगों को पता है कि अंतरिम सरकार का जो है वह गठन किया जाता है? ये जो अंतरिम सरकार था, ये अंतरिम सरकार क्या होता है मेरे भाई? अंतरिम सरकार जो है वो क्या होता है? वो ये होता है कि जिस टाइम पे संविधान सभा का निर्माण हुआ, उसे संविधान सभा ही अंतरिम गवर्नमेंट के तौर पर कार्य कर रहे थे। अब एक क्वेश्चन का आंसर दो मुझे कि श्रम मंत्रालय किसे मिला था? श्रम मंत्रालय जो है वह किसे मिलता है? अगर आप मुझे बता सकते हो तो कमेंट बॉक्स में छाप दो। मैंने आपसे पूछा कि श्रम मंत्रालय जो है वह किसे मिलता है, एक बार जल्दी से बताओगे? अच्छा, आप लोग कहाँ से हो जरा बताओ। सभी लोग बिहार से हो, और आप लोग किस एग्जाम की तैयारी करो? बिहार पुलिस की, ये बताओ मुझे। बताना आप लोग कहाँ से हो और किस एग्जाम की तैयारी करो, जल्दी से बताओगे? जगजीवन राम जी को जो है वो मिलता है, ठीक है। अच्छा, यहीं पे अगर हम बात करें तो भारत एवं पाकिस्तान में दो अधिराज्यों में एक गवर्नर जनरल होगा। तो भारत किसे चुना था? माउंट बैटन को जो है वो माउंट बैटन को चुनते हैं। इस बात को भी याद रखिएगा। एंड देन जिनकी नियुक्ति उनके मंत्रिमंडल के सलाह पर किया जाएगा। भारत में मंत्री परिषद का जो पद है वह समाप्त कर दिया गया। तो क्या आप इतना पढ़ना पसंद करोगे या फिर इतना 3 पॉइंट पढ़ना पसंद करोगे जहां से एग्जाम में क्वेश्चन सीधे सीधे पूछा जाएगा? जल्दी से बताओ। आप इतना पढ़ना पसंद करोगे या फिर इतना ही पढ़ना पसंद करोगे जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन हूबहू पूछ लिया जाए? तो इसीलिए कहते हैं कि ये पढ़िए, ठीक है। अब बात करते हैं भारतीय संविधान सभा। मुझे बताओ कि भारतीय संविधान सभा के निर्माण के लिए जो है वह ब्रिटेन से कौन सा संविधान सभा के निर्माण के लिए कौन आता है जी? कैबिनेट मिशन आता है। अच्छा, मुझे बताओ कैबिनेट मिशन में टोटल कितने सदस्य थे? कैबिनेट मिशन में टोटल कितने सदस्य थे जी, जल्दी से बताओगे? है ना? कैबिनेट मिशन में लंदन से कितने लोग आए थे? तो 3 सदस्य जो है वो 3 सदस्य आते हैं। यहाँ से कितने सदस्य आए थे? 3 सदस्य। और कौन कौन आए थे? काल आए थे। काल इन द सेंस, यहाँ पे आप हमारे साथ देखना, KAL। सर स्टेफोर्ड क्रिप्स हो जाते हैं, स्टेफोर्ड क्रिप्स, AB अलेक्जेंडर और पैट्रिक लॉरेंस। तो कौन कौन आए थे? 3 लोग आए थे। कौन कौन? सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, AB अलेक्जेंडर और पैट्रिक लॉरेंस जो है वो आते हैं। और इस पूरे टीम का लीडर जो है वो कौन थे? तो इस पूरे टीम का लीडर जो है वो पैट्रिक लॉरेंस हो जाते हैं। डियर फ्रेंड्स, इन्होंने कितने सीटों पर चुनाव करवाने की बात की? जरा मुझे बताओ कितने सीटों पर? 389 सीटों पर जो है इन्होंने कहा कि हम चुनाव करवाएंगे। लेकिन 389 सीटों पर जब चुनाव करवाने की बात की तो इन्होंने 10 लाख की जनसंख्या पर कितने सदस्य संविधान सभा में रखने की बात की? जल्दी से बताइएगा। 10 लाख की जनसंख्या पर कितने सदस्य जो है वो संविधान सभा में रखने की बात करता है? जल्दी से बताओ। एक बार सभी लोग सेशन को भी लाइक कर दीजिएगा, कंजूस आदमी सब, समझे? मुझे बताओ 10 लाख की जनसंख्या पर कितने सदस्य रखने की बात की? तो इन्होंने कहा कि 10 लाख की जनसंख्या पर जो है वह टोटल 1 सदस्य चुने जाएंगे। किसके लिए? संविधान सभा के लिए, ठीक है। तो इन्होंने तो ये बातें कह ही दिया, लेकिन मुझे बताओ फाइनल चुनाव जो है वो फाइनल इलेक्शन जो है वह इलेक्शन कितने पदों पर होता है जी? तो 296 सीट पर जो है वो चुनाव होता है। 296 सीट पर जब चुनाव हुआ तो कांग्रेस को टोटल सीट कितना मिला?
मुस्लिम लीग को जो है वो मुस्लिम लीग को कितना सीट मिला जी, ये बताना। एंड देन मुझे बताना कि अन्य पार्टी जो थे उस अन्य पार्टी को कितना सीट मिलता है, जल्दी से बताओगे। मैंने आपसे पूछा कि मुस्लिम लीग को कितना सीट मिला था जी, तो मुस्लिम लीग को जो टोटल सीट मिला था वो 73 सीट मिला था। कांग्रेस को 208 सीट मिला था और अन्य पार्टी को जो है टोटल 15 सीट मिलता है। तो मुझे बताओ कि इनमें से किसने संविधान सभा का विरोध किया था। संविधान सभा का विरोध जो है वो किसने किया था, जल्दी से बताओगे। तो संविधान सभा का विरोध मुस्लिम लीग ने जो है, इन्होंने संविधान सभा का विरोध किया कि हम इसका समर्थन नहीं करते हैं, समझे। तो आप इस बात को भी याद रखना। और डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा जो है वह 16 अगस्त 1946 को कर दिया कि हम यहाँ से डायरेक्ट एक्शन डे जो है वो मनाएंगे, समझे। अब यहाँ पे इस बात को याद रख सकते हो। अब आप मुझे बताओ, कैबिनेट मिशन के सदस्य पर सदस्यता जो है वो भारत में आते हैं। सर स्टेफोर्ड क्रिप्स जुलाई 1946 में गठन होता है और ये फिर भारत आते हैं। इसमें AB अलेक्जेंडर जो है यह कैबिनेट मिशन के सदस्य होते हैं। कैबिनेट मिशन जो है टोटल 389 सीटों पर चुनाव करवाने के लिए आते हैं। 10 लाख के जनसंख्या पर एक सीट देना था। इन्होंने 296 सीटों पर चुनाव करवाया। कांग्रेस को 208 सीट आए, मुस्लिम लीग को 73, अन्य पार्टी को 15 सीट आए। अब संविधान सभा का निर्माण फाइनल बाकी था, तो इन्होंने जो है मुझे बताना संविधान सभा में मुस्लिम सदस्य कितने थे। मैंने कहा कि संविधान सभा में मुस्लिम सदस्य कितने थे, बताओगे जरा। मुस्लिम नहीं, महिला सदस्य टोटल कितनी हो जाती, जल्दी से बताओ। महिला सदस्य कितनी थी संविधान सभा में जी, तो टोटल जो है वो टोटल हो जाती है 15। अब इसमें से एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य कौन थी, जल्दी से बताओगे। एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य जो है वो कौन हो जाती है, जल्दी से बताना एक बार, जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दो। तो मुस्लिम महिला सदस्य जो है वो हो जाती है बेगम एजाज रसूल। कौन, बेगम एजाज रसूल जो है वो हो जाती है। इसके बाद क्या होगा, संविधान सभा का जो है वो निर्माण प्रारंभ होगा। संविधान का निर्माण प्रारंभ होगा और संविधान का जब निर्माण प्रारंभ होगा तो संविधान सभा में क्या होगा, संविधान का निर्माण प्रारंभ होगा। अब आप मुझे बताना संविधान सभा का पहला बैठक जो है वो कब होता है। मैंने आपसे पूछा संविधान सभा का पहला बैठक जो है वो कब होता है। अब यहाँ पे देखना संविधान सभा का प्रमुख समिति बनाया गया, कहा कि हम संविधान सभा का जो है वो प्रमुख समिति का निर्माण करेंगे। तो यहाँ पे एक बात देखना क्यों बनाया जाता है। आप देखो अलग अलग मंत्री है हमारे देश में, स्वास्थ्य मंत्री अलग है, वहीं पे अगर हम बात करें एजुकेशन मिनिस्टर अलग है। तो इसी प्रकार संविधान का जब निर्माण हो रहा था तो सबने सोचा कि संविधान के लिए हमें क्या चाहिए, अलग अलग सेक्टर से अपने अपने फील्ड में माहिर लोग चाहिए। तो इन्होंने कहा कि हम क्या करेंगे, तो हम जो है एक संविधान सभा में हर एक डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग लोगों को चुनेंगे। जैसे कि प्रांतीय संविधान समिति जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को चुना गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जो थे उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने भारत में जितने भी देसी रियासत थे उन सभी को एक किया। अब आप मुझे बताना कि भारत में जो है, भारत में अच्छा ये जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है इनका स्टेच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण किया गया। ये भारत के किस राज्य में स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है, मैंने कहा कि भारत के किस राज्य में। लूसेंट का बुक लेना है मत लेना, सुनो ये वाला जो लूसेंट का बुक है ना ये मत लेना, सुनो मेरी बात है। जिसके पास है वो एक बार हाथ उठाना, जिसके पास नहीं है उनके लिए मैं कहूंगा कि लेने का मन है तो ले लेना, नहीं तो मत लेने का मन हो तो मत लेना, ठीक है। दूसरी बात ये हो गया। अब हम बात करते हैं कि हम जो आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे ना, हम जो ये वाला नोट्स आपको प्रोवाइड करेंगे, ये वाला, इस नोट्स का एक बार प्रिंट आउट निकलवा लेना। और ये नोट्स में हमने क्रक्स नोट्स दिया है, जैसे ये PDF है ना उसी टाइप से दिया है। तो वही इंपॉर्टेंट चीजें हम दे रहे हैं जहां से आप पढ़ करके बेहतर कर सकते हो, समझे। अब कुछ लोग आएंगे यूट्यूब पर जो बोलेंगे लूसेंट से क्वेश्चन नहीं आता है, आएंगे बहुत सारे लोग आएंगे, देखना जलनखोरों की कमी थोड़ी है। यहाँ पे देखो तो प्रांतीय संविधान समिति जो है उसके हेड कौन हुए, सरदार वल्लभ भाई पटेल हुए। अब आपसे हम अगर पूछे कि प्रारूप समिति का नाम आपने सुना होगा, प्रारूप कहने का मतलब ड्राफ्ट कमेटी। ड्राफ्ट कमेटी में टोटल सदस्य कितने थे जी, अगर आपने नहीं बताया तो मैं आपको बता दूं कि आप पढ़ने में एकदम कमजोर है। मैंने आपसे जो पूछा
अगर ड्राफ्ट कमेटी के सदस्य कौन हो जाते हैं, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी जो है वो हो जाते हैं। इसमें टोटल सदस्य कितने थे, तो इसमें टोटल 7 सदस्य जो है वो सदस्य हो जाते हैं। संविधान का ड्राफ्ट किसने तैयार किया था जी? अगर मैं आपसे पूछूं कि संविधान का ड्राफ्ट यानी कि संविधान का प्रारूप जो है वो प्रारूप किसने तैयार किया था, अगर आप मुझे बता सकते हो तो जल्दी से बताओ। समझ आ रहा है भाई? एक बार बताओ सभी लोग, समझ आ रहा है, हाँ ना? मैंने कहा कि आप सभी को समझ आ रहा है तो एक बार जल्दी से बताना। ठीक है, अच्छा मैं आपको एक बात और बता दूं कि आप सभी लोग जो है ना, अगर आप लोग चाहते हो, हमारे एक बैच है, कौन सा बैच है भाई? तो एक बैच है जिसका नाम है खाकी बैच। इसमें कल जो है, कल रात 12 बजे एडमिशन बंद हो जाएगा, मात्र 51 रुपए में है। और इसमें बिहार पुलिस, कल रात में 12 बजे इसमें एडमिशन बंद हो जाएगा। अगर आप चाहो तो आप इसको परचेज कर लेना बाद में कि ठीक है। यहाँ पे देखना, संविधान का प्रारूप जो है वो बी.एन. राव ने तैयार किया था। किसने तैयार किया था? बी.एन. राव, दैट इज कॉल्ड बेनेगल नरसिंह राव जो है वो तैयार करते हैं। राष्ट्र ध्वज संबंधित तदर्थ समिति जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने। और यहाँ पे राष्ट्र ध्वज यानी कि अगर मुझे मैं आपसे बात करूं तो भारत का जो तिरंगा है उसका डिजाइन किसने बनाया है जी? तो वो बनाया है पिंगली वेंकैया ने। किसने बनाया जी? पिंगली वेंकैया के द्वारा जो है वह क्या तैयार किया गया, तो तिरंगा का डिजाइन जो है वो तैयार किया गया था। ठीक है, ये बातें क्लियर हो गया। अच्छा, संघ शक्ति समिति जो है वो संघ समिति के हेड कौन हुए? एक और नोट कर लेना कि संघ समिति के जो हेड हुए वो कौन हुए? तो पीटी नेहरू यानी कि पंडित नेहरू जी जो है वो पंडित नेहरू जी हो जाते हैं। तो ये 3-4 पॉइंट जो है ये याद रखना। प्रांतीय संविधान समिति के हेड कौन है? प्रांत, यानी कि सभी प्रांतों को जोड़ करके एक साथ करना। तो एक साथ किसने किया? तो वो करने वाले व्यक्ति थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। वहीं पे राष्ट्र ध्वज संबंधी कौन थे समिति जी? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। वहीं पे अगर हम बात करें तो नियम एवं प्रक्रिया समिति यानी कि नियम किस प्रकार से चलेगा, चूंकि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष भी कौन हुए? तो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ही हुए थे। ठीक है, अब संघ समिति की बात कर तो ये कौन हो जाते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो हेड हो जाते हैं, संघ समिति के हेड हो जाते हैं। कोई दिक्कत? पेज नंबर मिस्टेक है टीचर जी, पेज नंबर 232 सही तो है? पेज नंबर 232 खोलो, इसमें सही है, दिया हुआ है। ठीक है, वहीं पे अगर हम बात करें तो अब यहाँ पे देखिएगा कि 11 दिसंबर 9 दिसंबर 1946 को क्या होता है? संविधान सभा का पहला बैठक होता है। तो आपसे कोई पूछे कि संविधान सभा का पहला बैठक कब हुआ था भाई? जल्दी से बताओगे। संविधान सभा का पहला बैठक जो है वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। अब इस दिन संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? जल्दी से बताओगे मुझे। मैंने आपसे पूछा अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा जी को जो है वो चुना जाता है। तो कहीं ना कहीं आप इस बात को भी याद रखोगे। एंड देन इसका सेकंड बैठक जो है वो 11 दिसंबर 1946 को होता है। और इसमें अस्थायी अध्यक्ष जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुन लिया गया। कब चुना गया? 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। मुझे बताना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी किस राज्य के निवासी हुए? जल्दी से बताओगे। समझ आ रहा है ना सभी को? एक बार बताओ, सभी को समझ आ रहा है ना? किसी को भी कोई रत्ती भर दिक्कत हो तो प्लीज आप हमें बताना, हम आपके सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है जी, चलो यहाँ पे देखना 11 दिसंबर 1946 को क्या होता है भाई? तो यहाँ पे जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। 22 जनवरी 1947, अच्छा ये बातें क्लियर हो गया। एंड देन यहीं पे बात रखिएगा, 13 दिसंबर 1946 को जो है वो संविधान सभा का थर्ड बैठक होता है। और थर्ड बैठक में जो है वह उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया पीटी नेहरू के द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। बाद में यही उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावना बन जाता। मुझे बताओ प्रस्तावना में टोटल कितने संशोधन हुए अब तक? मैंने आपसे पूछा कि प्रस्तावना में जो है वह टोटल कितने संशोधन हुए हैं अभी तक? अगर आप मुझे बता सकते हो तो जल्दी से बताना। प्रस्तावना में अब तक टोटल संशोधन कितने हुए हैं? एक संशोधन हुए। कब हुए हैं? 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जो है वो होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज देखना, 22 जनवरी 1947 ईस्वी को उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान सभा ने संविधान निर्माण हेतु अनेक समितियां नियुक्त की। इनके तो ये बातें क्लियर हो गया।
तो 22 जनवरी 1947 को क्या होता है, संविधान को प्रस्तावना के रूप में जो है वह देखा जाने लगा। कोई दिक्कत है नहीं ना? तो आप इसे भी याद रखना, 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान में जो है वह 3 शब्द जोड़े गए प्रस्तावना में। उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे देखिएगा कि सरदार, यहाँ पे स्वतंत्रता, स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल। अच्छा, एक चीज मैंने बताया था कि जो हमारा संविधान सभा था, एक्ट ऑफ 1947 में जो स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आया था, उसमें कहा गया था कि आपका जो संविधान सभा होगा वही अंतरिम गवर्नमेंट का काम करेगा। अंतरिम गवर्नमेंट कहने का मतलब उसी में आप प्रेसिडेंट बना लो, प्राइम मिनिस्टर बना लो। तो मुझे बताओ, भारत के पहले राष्ट्रपति किसे चुना गया था जी? जल्दी से बताओगे। और उसी में आप अपना प्रधानमंत्री चुन लो, तो भारत के पहला प्रधानमंत्री कौन थे ये भी बताओगे, है ना? तो भारत के जो पहले राष्ट्रपति चुने गए वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया। अंतरिम गवर्नमेंट में, वहीं पे अंतरिम गवर्नमेंट जो था उसमें पहला प्राइम मिनिस्टर जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को चुना गया। वहीं पे श्रम मंत्रालय जो है वो जगजीवन राम जी को दिया गया। तो यही सारी बातें हैं। वहीं पे आर के सनमुखम सेट्टी जी को क्या दिया गया? वित्त मंत्रालय जो है वह क्या दिया गया? वित्त मंत्रालय दिया गया। अच्छा, मुझे बताना कि वित्त मंत्रालय की चर्चा भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? वित्त वित्त आयोग की चर्चा भारतीय संविधान के वर्तमान में अनुच्छेद 280 में हो जाता है। क्लियर है? तो ये बातें भी क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हमारे साथ देखिएगा कि भारत, स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल जो है वो 1947 में गठित किया जाता है। अब यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनाया जाता है और विदेश मंत्री जो है ये भी बनाया जाता है। कोई दिक्कत है नहीं ना? तो यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री एवं सूचना प्रशासन और प्रसारण मंत्री, जगजीवन राम, ये बीपीएससी के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बीपीएससी पीआरटी का जो एग्जाम हुआ था 2023 में, उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था कि श्रम मंत्रालय जो है अंतरिम गवर्नमेंट के समय में किसे दिया गया था? तो जगजीवन राम जी को दिया गया था, है ना? ठीक है। क्या बोले एक बात दिखाइएगा जरा। एक बच्चा बोल रहा है कि सर लूसेंट में गुरुजी पीडीएफ अभी वाला दीजिएगा, नहीं मिल रहा। बुक में बुक है, पेज नंबर नहीं मिल रहा है। बुक है तो पेज नंबर तो मिल जाना चाहिए। यहाँ पे देखिए 233 पेज नंबर है ना, तो आप 233 पेज नंबर जब निकालोगे तो आपको मिल जाएगा, ऑटोमेटिक मिल जाएगा। देखो, हम आपको दिखा देते हैं अगर आप देखना चाहो तो। 233 पेज नंबर देखो, यहाँ पे थोड़ा सा ढूंढोगे ना तो मिल जाएगा। थोड़ा ही मेहनत करना है, ज़्यादा थोड़ी मेहनत करना है। यहाँ पे देखो, ये बात, यही चीज़ हम बता रहे हैं ना, तो ये चीज़ें यहाँ पे तो दिया हुआ है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, दिया हुआ है। अगर आप गौर से देखोगे तो मिल जाएगा, ठीक है। चलो, यहाँ पे ये बातें क्लियर है। अब यहाँ पे ये बातें क्लियर, आर के सनमुखम सेट्टी जी को वित्त मंत्रालय जो है वो दिया जाता है, ठीक है। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को जो है वह विधि मंत्रालय दिया जाता है, यानी कि कानून मंत्रालय जो है वो दिया जाता है। अब यहाँ पे एक बात बताओ, क्या आप इतना पढ़ना प्रेफर करोगे? इतना पढ़ोगे? लूसेंट को किसी को पढ़ने नहीं आता है। अगर पढ़ने आता तो उसका सिलेक्शन हो जाता। इतना पढ़ने का जरूरत नहीं है, सब कुछ थोड़ी पढ़ना रहता है। अरे उतना ही पढ़ना रहता है जहां से एग्जाम देना रहता है, ठीक है। अब यहीं पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे पेज नंबर हमने दे रखा है, ठीक है, पॉलिटी का। नीचे देखोगे तो संविधान निर्माण की प्रक्रिया कितने समय लगा? 2 साल 11 महीना 18 दिन। संविधान के निर्माण में टोटल कितना टाइम लगा था, जल्दी से बताओगे? मुझे बताओ कि संविधान निर्माण में टोटल समय कितना लगा जी? टोटल 3 टाइम, तो मतलब टोटल 2 साल 11 महीना 18 दिन जो है वो लगता है। संविधान के प्रारूप कुल 114 दिन बहस हुआ। संविधान में टोटल बहस कितना हुआ था, ये क्वेश्चन बहुत भी आया है और एग्जाम में पूछा जा सकता है। याद रखना कि संविधान सभा में टोटल बहस कितना हुआ था जी? टोटल 114 दिन जो है बहस हुआ था और संविधान का निर्माण हुआ था। संविधान का पहला बैठक कौन हुआ था? संविधान सभा का पहला बैठक जो है वह 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। वहीं पे संविधान सभा का अंतिम बैठक जो है वह अंतिम बैठक कब होता है? 24 जनवरी 1950 को होता है। और फिर फाइनल संविधान लिख करके कब तैयार होता है जी? तो संविधान लिख करके तैयार होता है 26 नवंबर 1949 को। अब आप मुझे बताओ संविधान दिवस कितने तारीख को सेलिब्रेट करते हैं? जल्दी से बताओगे। मैंने आपसे पूछा कि संविधान दिवस जो है वो हम कितने तारीख को सेलिब्रेट करते हैं? जल्दी से बताओ, हाँ ना? हमने कहा कि संविधान दिवस जो है हम टोटल कितने तारीख को सेलिब्रेट करते हैं। अगर आप मुझे बता सकते हो तो जल्दी से बताइए।
बताइएगा 26 नवंबर को। अच्छा, मतदाता दिवस कितने तारीख को सेलिब्रेट करते हैं ये भी बताना। अब यहाँ पे देखना, संविधान को जब 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया, तब इसमें कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद और कितना 8 अनुसूचियां थी। तो जब संविधान का निर्माण हुआ तो टोटल कितना 22 भाग था, और 22 भाग के बाद 395 आर्टिकल हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड अनुच्छेद, जो है वो अनुच्छेद हो जाते हैं, और 8 अनुसूची हो जाते हैं। लेकिन वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है, आप मुझे बता सकते हो? वर्तमान में अनुसूची टोटल ओवरऑल कितना है, जल्दी से बताओ। इसका पीडीएफ दुर्गेश एकेडमी के एप्लीकेशन पर मिलेगा, मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था। जरा मुझे बताओ, अभी वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? टोटल ओवरऑल अनुसूची जो है वो हो जाता है 12 अनुसूची। ये बात याद रखोगे आप, है ना। वहीं पे बात करते हैं वर्तमान समय में संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। लेकिन अगर हम गौर से देखें तो 22 भाग से बढ़ करके टोटल 25 भाग हो चुके हैं, और अनुसूची की अनुच्छेद की संख्या की बात करें तो 450 प्लस आर्टिकल हो गया, और अनुसूची की बात करें तो 12 अनुसूची जो है वो 12 अनुसूची हो जाता है। आपके एग्जाम में अगर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है तो वो आता है करंट अफेयर से। करंट अफेयर के बाद सबसे ज्यादा किसी क्वेश्चन टॉपिक से क्वेश्चन आता है तो वो है पॉलिटी के। अगर बिहार एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो पॉलिटी से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? तो पॉलिटी से जो है वो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप लोग खुद ही साक्ष्य होंगे इस बात से, ठीक है। चलिए, अगर हम इसके बाद बात करें, समझ आ रहा है ना, समझ आ रहा है ना, और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग पढ़े होंगे, आपका यहाँ पे पूरा का पूरा रिवीजन हो रहा है, ठीक है, हाँ ना। अब ये बातें क्लियर हो गया। एंड नेक्स्ट की बात करें हम तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे बारकर के अनुसार प्रस्तावना संविधान की कुंजी है। तो किसने कहा कि प्रस्तावना भारतीय संविधान की कुंजी है? भारतीय संविधान लागू कितने तारीख को हुआ? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो संविधान के पक्ष में बहुत सारे प्रतिक्रिया आना प्रारंभ हुआ, और जब प्रतिक्रिया आने प्रारंभ हुए तो अर्नेस्ट वारकर जो है वह प्रस्तावना को संविधान का कुंजी का। हालांकि प्रस्तावना को पहले भारतीय संविधान के आत्मा भी नहीं, भारतीय संविधान का भाग भी नहीं मानते थे, लेकिन एक संविधान संशोधन हुआ, 42वां संविधान संशोधन, सॉरी 1973 में केशवानंद भारतीवाद आता है, उसके बाद प्रस्तावना को भारतीय संविधान का आत्मा मानते हैं। अब आप मुझे बताइएगा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने भारतीय संविधान को किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा था? जल्दी से बताओगे, हाँ ना। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान की आत्मा कहा? किसने? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने। नया वाला लूसेंट में पेज नंबर मिलेगा, बाद में की कोई बात नहीं। अनुच्छेद 32 को पंडित ठाकुर दास भार्गव ने संविधान के प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा था। किसने कहा था? तो आपसे कोई पूछे कि प्रस्तावना को भारतीय संविधान का आत्मा किसने कहा था? पंडित ठाकुर दास भार्गव ने संविधान के प्रस्तावना को आत्मा कहा था। क्या कहा था? आत्मा जो है वो कहा था, ठीक है। इस बात को भी याद रख सकते हो। तो यहाँ पे ये भी बातें, 2 पॉइंट जो है ये पेज नंबर 233 में हो जाएगा लूसेंट के पॉलिटी वाले में। उसके बाद जैसे कि देखो, मान लो आप पढ़ते हो तो आप बहुत सारे टीचर से पढ़ते होंगे, हमसे पढ़ रहे हैं, आप खान सर से पढ़ते होंगे, आप RWA के टीचरों से पढ़ते होंगे, बहुत सारे टीचर है ना, जैसे कि करियर विल से पढ़ते होंगे, बहुत सारे टीचरों से पढ़ते होंगे। तो आप अपने पूरे के पूरे ज्ञान का किसी एक व्यक्ति को तो श्रेय नहीं दे सकते हैं। तो इसी कड़ी में जब भारतीय संविधान का निर्माण हुआ तो भारतीय संविधान में अलग अलग देशों से अलग अलग चीजों को जो है वो लिया गया। तो 60 प्लस देशों के संविधान को पढ़ा गया, उसमें से कुछ देशों के संविधान से कुछ कुछ चीजों को लिया गया। जैसे कि अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान का लिखित प्रारूप कहाँ से लिया गया, यानी कि भारतीय संविधान लिखा जाएगा, लिखा यानी कि लिखा जाएगा। जैसे कि मान लो कि हाँ, भारतीय संविधान को हम लिखेंगे तो यह कंसेप्ट किस देश के संविधान से लिया? जरा सब मुझे बताओगे। भारतीय संविधान जो लिखा जाएगा, ये लिखा जाने के कंसेप्ट हमने कहाँ से लिया जी? तो अमेरिका के संविधान से लिया। तो ठीक इसी प्रकार जब भारतीय संविधान लिखने का ही प्रारूप हमने
अमेरिका के संविधान से लिया। सोच रहे हो, भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, तो विश्व का सबसे बड़ा संविधान भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। मैं आपको एक बात बता दूं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मैं लफ्जों पर याद करवा दूंगा। यहाँ पे गौर से देखना, ब्रिटेन, भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, यानी कि हमने किस अन्य देशों से अन्य अन्य चीजों को लिया। जैसे कि अगर हम बात करें तो हमने ब्रिटेन के संविधान से क्या सब लिया है जी, तो ब्रिटेन के संविधान से जो है वह संसद लिया है। यहाँ पे तो बहुत कुछ लिखा हुआ है, हमने अब यहाँ पे देखना संसदात्मक शासन प्रणाली लिया है। एकल नागरिकता जो है वो कहाँ से लिया हमने, एकल नागरिकता, भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता की चर्चा है, जल्दी से बताओ। हमने कहा कि भारतीय संविधान के कहाँ पे नागरिकता की चर्चा है, अगर आप मुझे बता सकते हो तो बताओ। तो नागरिकता की चर्चा जो है वो कहाँ पे हो जाता है, भाग 2 में हो जाता है। और भाग 2 में आप किस राज्य के नागरिक हो, बताओ आप किस राज्य के नागरिक हो, बिहार के हो, यूपी के हो, या फिर किस राज्य के नागरिक हो, बताओगे आप किस राज्य के नागरिक हो, अगर आप मुझे बता सकते हो तो जल्दी से बताना। किस राज्य के नागरिक हो, बिहार के नागरिक हो, अरे बाप रे बाप। ए भाई साहब, ईंटा उटा मिल रहा है तो माथा पे पटक लीजिए। बाप रे बाप, ये तो बिहार का नागरिक है जी, बिहार का निवासी हैं आप लोग। आप नागरिक है देश का, भारत का नागरिक है। कहाँ का, इंडियन सिटीजन है आप, ना कि बिहार का, इंग्लैंड का। हाँ हाँ, कोई रसिया का भी बोल दियो, यही सब तो जीवन में बच गया है। चलिए यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हम बात करें एकल नागरिकता जो है यहीं से लिया गया है। विधि का शासन, ये बात है क्लियर। मंत्रिमंडल प्रणाली हो गया यहाँ से, वहीं पे ये सारी चीजें जो है वो लिया गया। लेकिन यहाँ पे आप क्या, राष्ट्रपति का पद जो है हमने किस देश के संविधान से लिया, तो हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है। राष्ट्रपति हो गया, संसद हो गया, संसद की प्रक्रिया ये, एकल नागरिकता जो है, एकल नागरिकता हमने लिया है। तो इन 3 चीजों को याद रखना, राष्ट्रपति का पद, संसदीय प्रक्रिया और एकल नागरिकता, 3 ही चीज याद रखना। ब्रिटेन के संविधान से हमने क्या क्या लिया, तो हमने ब्रिटेन के संविधान से तीन चीजें लिया। राष्ट्रपति, 3 चीजें याद रखना, राष्ट्रपति, संसदीय प्रक्रिया, एकल नागरिकता जो है ये हमने लिया है। तो इस बात को याद रखोगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पे यूएसए दैट इज कॉल्ड यूनियन स्टेट ऑफ अमेरिका। तो अमेरिका के संविधान से हमने किन किन चीजों को लिया है, प्रस्तावना को जानते हो, प्रस्तावना, प्रस्तावना, अभी हमने कहा प्रस्तावना को भारतीय संविधान का आत्मा किसने कहा, बारकर ने कहा था, याद रखोगे। भारतीय संविधान का आत्मा किसने कहा प्रस्तावना को, बारकर, अर्नेस्ट बारकर जो है उन्होंने कहा था भारतीय संविधान के आत्मा कहा था, ठीक। ठाकुर दास जी ने कहा था ना, ठाकुर भार्गव दास जी ने कहा था, सॉरी मैंने गलती कह दिया। यहाँ पे प्रस्तावना हो गया। मौलिक अधिकार, कितने लोगों को पता है कि मौलिक अधिकार की चर्चा भारतीय संविधान के किस भाग में है, जल्दी से बताओगे। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार का भी कंसेप्ट हमने कहां से लिया जी, तो हमने जो है वो अमेरिका के संविधान से ही लिया है। न्यायिक पुनरावलोकन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 137, मैंने जिन भी चीजों को लिखा है प्लीज मेरे भाई हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन है पढ़ लेना एक बार, ठीक है। पुनरावलोकन, अनुच्छेद 137, संविधान की सर्वोच्चता कहां से लिया है, तो हमने यूएसए के संविधान से लिया है। न्यायपालिका की स्वतंत्र, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो कंसेप्ट है, वह सुप्रीम कोर्ट का कंसेप्ट हमने यूएसए के संविधान से ही लिया। उपराष्ट्रपति का पद कहां से लिया है, अमेरिका के संविधान से लिया। वो राष्ट्रपति पर महाभियोग, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में अमेरिका से लिया, याद रखोगे। महाभियोग हमने कहां से लिया, अमेरिका से लिया। उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि, ये भी यहीं से लिया। वित्तीय आपात, वित्तीय आपात की चर्चा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, जल्दी से बताओ। मैंने कहा कि वित्तीय आपात की चर्चा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात की चर्चा। अब तक भारत में टोटल वित्तीय आपात कितने बार लग चुका है, मैंने आपसे पूछा अब तक भारत में टोटल वित्तीय आपात कितने बार, तो 0 बार लगा। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है वो लिया है, ठीक है। और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, अब मुझे बताना संविधान संशोधन की चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में है, भाग 20 में जो है वो भाग 20 में हो जाता है।
मेरे साथ यहाँ पे कुछ राज्यों के नाम लिख लेना, जैसे कि अगर हम बात करें यूएसए से हमने बता ही दिया, हमने ब्रिटेन के संविधान से बता ही दिया, यहाँ पे कनाडा के संविधान लिख लेना, और कनाडा के संविधान से हमने राज्यपाल के जो पद है वो राज्यपाल का पद लिया है। कहाँ से? राज्यपाल का पद हमने कनाडा के संविधान से लिया है। वहीं पे अगर हम आपसे पूछे तो आपने सुना होगा समवर्ती सूची, तो समवर्ती सूची का कंसेप्ट जो है वो हमने कहाँ से लिया जी? समवर्ती सूची जो है वो समवर्ती, यहाँ पे देखना समवर्ती, भाई हमको गलती हो रहा है, समवर्ती सूची का कंसेप्ट जो है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। वहीं पे अगर हम आपसे बात करें तो मौलिक कर्तव्य जो है वो मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया है जी? मौलिक कर्तव्य दैट इज कॉल्ड फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो हमने कहाँ से लिया है? वो यूएसएसआर यानी कि रूस के संविधान से जो है वो लिया है। ठीक है, वहीं पे अगर हम बात करें तो आपको और भी चीज़ें पता होगा, जैसे कि हमने कहाँ से, तो हमने जो है साउथ अफ्रीका से यानी कि दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है ये हमने अडॉप्ट करा है। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया को भी आप याद रख सकते हैं। कौन दिक्कत है? जल्दी से बताइएगा, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं ना, है ना? चलिए, तो इस बात को भी याद रख सकते हो। अब यहाँ पे गौर से देखिएगा कि भारतीय संविधान की अनुसूची, भारतीय संविधान में टोटल कितने अनुसूची है ये बताओ। तो ये जो बातें मैंने बताई इतने ही बातें याद रखना। भाई पढ़ने को तो आप 2 साल से पढ़ रहे हो, 5 साल से पढ़ रहे हो, सिलेक्शन हुआ क्या? सिलेक्शन हुआ क्या? नहीं हुआ ना। तो मैं जितना कह रहा हूँ प्लीज मेरी बातों को मान करके एक बार पढ़ लो मेरे भाई, एक बार बस पढ़ लो, सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। ठीक है, बस एक बार सेशन को लाइक भी कर देना, है ना? जल्दी से बताओ। ठीक है जी, कोई दिक्कत? अब यहाँ पे हम बात करते हैं भारतीय संविधान की अनुसूची। भारतीय संविधान में यहाँ पे देखना, ए भाई साहब कहाँ कहाँ से आए हैं सब कुछ लिख दीजिएगा इसी क्लास में। संविधान की बात करें तो संविधान में अनुसूची की संख्या पहले कितना था जी? अनुसूची की बात करें तो पहले कितना था? तो पहले था 8, लेकिन वर्तमान में कितना है? 12 अनुसूची होता है। टोटल 12 अनुसूची हम आपको पढ़ा दे रहे हैं, हालांकि 3 अनुसूची से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। अनुसूची 1 यानी कि संविधान के 69वें संविधान संशोधन के द्वारा, ये छोड़ दो, ये अलग हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखना छठी अनुसूची, यहाँ पे देखो हम सारी अनुसूची बता दे रहे हैं। अनुसूची के बारे में देखना, अनुसूची 1 किसके बारे में बात करता है जी? अनुसूची 1 जो है वो कहता है किसके बारे में? तो संघ यानी कि राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र, क्या? संघ राज्य क्षेत्र दैट इज कॉल्ड यूटी जो है वो यूटी हो जाता है। तो भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश है जी? मुझे बताओगे भारत में ओवरऑल कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो 28 राज्य और 8 यूटी है। कितने हैं? 28 राज्य और 8 यूटी जो है वो हो जाता है। आप किसी भी राज्य के बारे में विशेष जानकारी चाहिए तो आप अनुसूची 1 में आएंगे। जैसे कि आपको पता करना है कि बिहार का जो है वो टोटल क्षेत्रफल कितना है, जल्दी से बताओगे? बिहार का टोटल क्षेत्रफल कितना है? तो आप कहाँ पे आओगे? अनुसूची 1 में आओगे। ठीक है, अब अनुसूची 1 के अलावा अगर हम बात करें तो हमारा अनुसूची 2 हो जाता है। अच्छा, एक गाना सुना है आपने, दुबे जी का बेटा हूँ डॉट 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 करके लेता हूँ? बताओ कितने लोगों ने सुना है? रितेश पांडे ने एक गाना गाया था कि पांडे जी का बेटा हूँ डॉट 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 करके लेता हूँ। तो यहाँ पे आप इस बात को याद रख सकते हो कि दुबे जी का बेटा हूँ डॉट 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 करके लेता हूँ। तो यहाँ पे दुबे जी यानी कि दुबे, यहाँ पे याद रखोगे दुबे जी। तो दू से दूसरा अनुसूची और वे से क्या होता है? तो वेतन। तो दूसरा अनुसूची में किस चीज की चर्चा है जी? वेतन की चर्चा है। अब आप मुझे बताओ कि राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? बताओगे मुझे? हमने कहा कि राष्ट्रपति का वेतन जो है वो कितना होता है। तो दूसरा अनुसूची किसके बारे में? वेतन के बारे में। अच्छा मुझे बताना कि अनुसूची 3 को हम तीसरा लिख सकते हैं, अनुसूची 3 को हम तीसरा लिख सकते हैं। तो 30 से क्या होता है? 30 से 3 होता है, और 100 से क्या होता है जी? 100 से शपथ होता है। तो तीसरा अनुसूची किसके रिगार्डिंग बात करता है? शपथ के रिगार्डिंग जो है वो बात करता है। तो तीसरा अनुसूची किसके रिगार्डिंग? शपथ के बारे में बात करता है। तो यहाँ पे गौर से देखो, मुझे बताना कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है? अगर आपको पता हो तो आप छाप दो कमेंट बॉक्स में। तो अनुसूची 3, अनुसूची 1 2 3 समझ आया? याद हुआ कि नहीं? बताओ मुझे।
मैंने जितना पूछा उतना बताओ। अनुसूची 1, 2, 3 याद हुआ? अनुसूची 1 किसके बारे में बात करता है? राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र के बारे में। 28 राज्य और 8 यूटी हो जाता है। अनुसूची 2 के बारे में हमने बात किया, तो अनुसूची 2 जो है वो दुबे जी के बारे में बात करता है। दूसरा अनुसूची वेतन के बारे में बात करता है। तीसरा अनुसूची जो है वह शपथ के बारे में बात करता है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है जी? सीजीआई जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो दिलाते हैं। वहीं पे अनुसूची 4 की बात करते हो, तो अनुसूची 4 में किस चीज की चर्चा है? जल्दी से बताओगे। अनुसूची 4 में जो है वो चर्चा हो जाता है राज्यसभा में सीटों की चर्चा, यानी कि राज्यसभा में सीटों की चर्चा हो जाती। तो डियर फ्रेंड्स, एक बात बताओ कि टोटल सीट कितना है राज्यसभा में? जल्दी से बताओगे। राज्यसभा में टोटल सीटों की संख्या कितनी है? कितने लोगों को पता है? किसी को पता है? 245 सीट हो जाता है राज्यसभा में। तो एक बात बताओ कि बिहार में जो है वह बिहार में राज्यसभा का सीट कितना है? तो 16 हो जाता है। सबसे अधिक राज्यसभा का सीट कहाँ पे है जी? हमने आपसे पूछा कि सबसे अधिक राज्यसभा का सीट जो है वो कहाँ पे हो जाता है? जल्दी से बताओगे। तो सबसे अधिक राज्यसभा का सीट यूपी में है, और यूपी में कितना हो जाएगा? तो 31 हो जाएगा। ठीक है, तो अनुसूची 4 यहाँ पे हो गया। अनुसूची 5 से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अनुसूची 6 यहाँ पे नोट कर लेना। अच्छा, अनुसूची 6 जो है ये किसके बारे में बात करता है जी? ये कहता है कि पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्यों की चर्चा। कौन से? तो पूर्वोत्तर राज्य के 4 राज्य के प्रशासन की चर्चा, जैसे कि एटीएम में कहने का मतलब असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय। तो पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्यों के प्रशासन की चर्चा कहाँ पे होता है जी? तो एटीएम में, दैट इज कॉल्ड असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय। तो ये बातें क्लियर हो गया। अनुसूची 6 के बाद यहाँ पे नोट करना अनुसूची 7। तो अनुसूची 7 में किस चीज की चर्चा है जी? शक्तियों के विभाजन की। तो यहाँ पे संघ सूची हो जाता है। संघ के बाद जो है वह राज्य सूची हो जाता है और समवर्ती सूची हो जाता है। मुझे बताओ कि संघ सूची में वर्तमान में कितना सब्जेक्ट है? 100 विषय है। राज्य सूची में टोटल 61 विषय है। तो समवर्ती सूची में वर्तमान में कितना विषय है? मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को पता होगा कि समवर्ती सूची में वर्तमान में कितना विषय है। जल्दी से बताओगे। वर्तमान में कितना विषय है समवर्ती सूची में जी? किसी को नहीं पता है ना? 52 विषय हो जाता। तो यहाँ पे आप इस बात को भी याद रखना कि 52 विषय जो है वो समवर्ती सूची में हो जाएगा। अनुसूची 7 के बाद अच्छा मुझे बताना कि पंचायतों के पास कितना विषय? अच्छा, पंचायत के बारे में यहाँ पे चर्चा नहीं है। हालांकि मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि पंचायतों के पास टोटल विषयों की संख्या कितने हैं, और नगर पालिका के पास जो है वह नगर पालिका के पास कितने विषय है? तो नगर पालिका के पास 18 विषय है, लेकिन पंचायतों के पास जो है वो 29 विषय हो जाता है। अनुसूची 7 के बाद अनुसूची 8 की चर्चा हो जाता है। अनुसूची 8 में जो है वह भाषा के बारे में बात करता है डियर फ्रेंड्स। तो भारतीय संविधान में पहले 14 भाषाएं थे, लेकिन वर्तमान में टोटल ओवरऑल कितने भाषाएं हो जाते हैं? मैंने कहा कि भारतीय संविधान में पहले 14 भाषाएं थे, लेकिन वर्तमान में कितने भाषाएं हो जाती है? कितने लोगों को पता है? तो वर्तमान में टोटल भाषाओं की संख्या जो है वह 22 भाषा हो जाता है। कितने भाषा है जी? तो वर्तमान में टोटल 22 भाषा है। लेकिन एक क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग दीजिएगा कि मैथिली को भारतीय संविधान में किस संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया? मैथिली भाषा को किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? ठीक है, अनुसूची 8 भी हो गया। अनुसूची 9 यहाँ पे नोट कर लेना। और अनुसूची 9 जो है ये किसके रिगार्डिंग बात करता है? 9, 10, 11 और 12। इससे पहला संविधान संशोधन द्वारा जो है यह 1951 में जोड़ा गया, और इसके माध्यम से लैंड रिफॉर्म, दैट इज कॉल्ड भूमि सुधार जो है ऐड किया गया। अनुसूची 10 जो है यह दल बदल से संबंधित बात करता है। और दल बदल कहने का मतलब ये क्या होता है भाई? दल बदल कहने का मतलब एक महत्वपूर्ण बात हो जाता है, जिसके बारे में आप याद रखोगे यहाँ पे। ये जो है इसको 10वीं अनुसूची कब? तो 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा जो है ऐड किया गया था। 11वीं अनुसूची जो है वह पंचायत से संबंधित है। और डियर फ्रेंड्स, इसे जो है वह 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा ऐड किया जाता है। और 12वां अनुसूची जो है वो नगर पालिका से संबंधित है, और इसे कब जोड़ा गया था? तो 74वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा जो है इससे भी जोड़ा जाता है। तो बताओ मुझे, क्या आपको सारे अनुसूची समझ में आए?
जल्दी से बच्चों बताओ। 12 अनुसूची समझ में आया, हाँ ना। मैंने कहा कि टोटल 18 1987 होगा। अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, 1987 कब हो जाएगा जी? कौन हो 1987 वाला, जरा इधर आओ तो। मार मार के पीट पीट के हम भगा देंगे। एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दो। है जी? बाप रे बाप, हद करते हैं। 92 नहीं, 1994 होगा। कब है जी? 73वां संविधान संशोधन 1994 होगा। कैसन कैसन, अरे लाओ तो रे लाठी रे। हट पकलोल, बैल हो बैल। है जी? बैल हो। 52वां संविधान संशोधन 1987 होगा। बैल हो जी। हैं? बैल हो बैल, हा रे हा हा। बाप रे बाप, गलत है। सही है। गधा। सही है। यहाँ पे देखो, ये बातें क्लियर है। तो ये बातें क्लियर। अच्छा सुनो, मैं ये कह रहा था कि अगर आप लोग ना बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो आप ना हमारे इस खाकी बैच के साथ जुड़ जाना, क्योंकि कल इस बैच में एडमिशन बंद हो जाएगा रात में। इसीलिए इस बैच का प्राइस 51 रुपए कर दिया गया, ठीक है, ताकि जिसे भी जुड़ना हो वो सभी लोग जुड़ जाए, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखना, अगर जुड़ना हो तो आप लोग जुड़ जाना खाकी बैच के साथ। बाद बाकी क्लास को आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अनुसूची समझ में आ गया। उसके बाद भारतीय संविधान के भाग 1 कितने लोगों को पता है? भाग 1 में किस चीज की चर्चा है? तो संघ एवं राज्य की चर्चा है। संघ एवं राज्य की जो चर्चा है वो यहीं पे हो जाता है भारतीय संविधान के भाग 1 में। भाग 1 में टोटल कितने अनुच्छेद है जी? भारतीय संविधान के भाग 1 में टोटल कितने अनुच्छेद है? तो अनुच्छेदों की संख्या की बात करें तो टोटल 1 से 4 हो जाता है। अच्छा, भाग 1 में अनुच्छेद 1 जो है, वह अनुच्छेद 1 किसके बारे में बात करता है? वो कहता है कि भाई ऐसा है कि भारत का नाम दो गो है। कौन कौन सा? इंडिया, दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया और भारत जो है यह दो नाम हो जाता है, इंडिया और भारत। तो इंडिया दैट इज भारत, यानी कि भारत और इंडिया जो है ये दो नामों का वर्णन है। वहीं पे बात कर अनुच्छेद 2 कहता है, क्या कहता है? तो ये कहता है कि विदेशी राज्यों को भारत में मिलाया जा सकता है। तो विदेशी राज्य कौन सा जी? ए जी बताओगे? विदेशी राज्य कौन सा? तो क्या सिक्किम को मिलाया गया है भारत में? है ना? जल्दी से बताइए। हमने कहा कि क्या सिक्किम को भारत में मिलाया गया है? तो सिक्किम पहले भारत का राज्य था? नहीं था। तो सिक्किम को जो है ना, तो सिक्किम को जो है वो भारत में शामिल किया गया था। किसके तहत? इसी के तहत। सिक्किम भारत का कौन से नंबर का राज्य था? तो सिक्किम जो है वो भारत का 22वां नंबर का राज्य हो जाता है। वहीं पे अगर हम बात करें अनुच्छेद 3 जो है वो किसके रिगार्डिंग बात करता है? वो बात करता है एक महत्वपूर्ण चीज के बारे में। जैसे कि अगर हम बात करें तो ये कहता है भाई जो भी होगा जैसे भी होगा वो देखना भारतीय राज्यों में तोड़ मरोड़ कर सकते हैं। भारतीय राज्य कहने का मतलब भारत के जो भी राज्य हैं उसके सीमा क्षेत्र और नाम में परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे कि बिहार से झारखंड को अलग किया गया। मुझे बताओ, बिहार से झारखंड कब अलग हुआ था? अनुच्छेद 3 के तहत ही अलग हुआ था। तो मुझे बताओगे बिहार से झारखंड कब अलग हुआ था? जल्दी से बताओ। तो 15 नवंबर सन 2000 को जो है वो अलग होता है। तो ये भी बातें आपको क्लियर हो गया। भाग 1 आपका यहाँ पे समाप्त होता है। जैसे कि अब भाग 1 समाप्त हुआ तो संघ एवं राज्य क्षेत्र की बात करता है कौन? भाग 1। तो इसी कड़ी में आपको राज्यों का पुनर्गठन जो है वो भी पढ़ना पड़ेगा। संघ तथा राज्य क्षेत्र के बारे में बताया। भारत में 28 राज्य और 8 यूटी है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पूरे भारत को जो है वह 3 भागों में ABCD 4 राज्यों में जो है वह बांटा गया था। ABCD के 4 राज्यों में। लेकिन बाद में कौन? तो बाद में जो है वह राज्यों का पुनर्गठन होता है। और राज्यों का पुनर्गठन जो किया गया, तो आपको पता होगा कि भारत में सिक्किम को शामिल किया जाता है। लेकिन उससे पहले अगर हम बात करें तो भारत में फजल अली आयोग की सिफारिश पर कितने राज्य और कितने यूटी बनाए गए? फजल अली आयोग की सिफारिश पर भारत में कितने राज्य और कितने कितने यूटी बनाए गए थे जी? तो यहाँ पे टोटल 28 राज्य और 14 राज्य और 6 यूटी गठन किए गए थे। कितने जी?
फजल अली आयोग की सिफारिश पर 14 राज्यों और 6 यूटी का जो है वह गठन होता है। तो बस इतना ही याद रखना है, ये सब आप याद मत रखना, ठीक है। यहाँ पे ये इतना सारा बात याद नहीं रखना है, जेबीपी समिति वगैरह नहीं याद रखना है। राज्य के पुनर्गठन जुलाई 1956 ईस्वी में पास होता है, जो कि फजल अली आयोग की सिफारिश पर ही 14 राज्यों और 6 यूटी के गठन की जो है वो बात होती है, ठीक है। तो यहाँ पे इस बात को भी याद रखना और मुझे बताना कि भारत में, यानी कि एक बात बताओ, तो इसको कब लागू किया गया 14 राज्य? भारत का पहला भाषाई आधार पर गठन होने वाला राज्य कौन सा है? भारतीय, मतलब पहला, यानी कि फर्स्ट राज्य जो भाषाई आधार पर भारत में शामिल हुआ, तो वो कौन था जी? तो वो हो जाता है हमारा, कितने लोगों को पता है? आंध्र प्रदेश। कौन से भाषा के लिए हुआ था गठन जी? आंध्र प्रदेश का जो है वो आंध्र प्रदेश का गठन होता है। किस भाषा के लिए हुआ था? तो वो हुआ था, एक भाषा है जिसका नाम क्या हो जाता है, मुझे बताओगे? तो उस भाषा का नाम हो जाता है तेलुगु। तो तेलुगु भाषा के लिए जो है 1953 में गठन हुआ था आंध्र प्रदेश का। तो इस बात को भी याद रखना। हालांकि 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा जो है वह भारत में कितने राज्य? 14 राज्य और 6 यूटी का गठन होता है। कितने? 14 राज्य और 6 यूटी का। किसके? फजल अली आयोग के सिफारिश पर। तो आप इसे भी याद रखना, किसके सिफारिश पर 14 राज्य और 6 यूटी का गठन हुआ था? फजल अली आयोग जो है उनके सिफारिश पर 14 राज्यों और 6 यूटी का गठन होता है। पीडीएफ मिल जाएगा आप सभी को, ठीक है ना? पीडीएफ आप सभी को दुर्गेश एकेडमी के एप्लीकेशन पर मिलेगा, आप सभी लोग डाउनलोड कर लेना। कमेंट बॉक्स में जो है वो लिंक पिन है, वहां से आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे भारत में राज्यों और यूटी की गठन हो गई। भारत में 14 राज्य 6 यूटी बना। बाद में धीरे धीरे अभी तक वर्तमान में टोटल 28 राज्य और 8 यूटी है। एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दो ना। भारत में वर्तमान में टोटल कितना? 28 राज्य और 8 यूटी जो है वो हो जाता है। अब यहीं पे धीरे धीरे अगर हम बात करें तो भारत में नागरिकता जो है उसके बारे में चर्चा होता है भाग 2 में, अनुच्छेद 5 से 11। तो भारत में जो नागरिकता है उस नागरिकता की चर्चा कहाँ पे है जी? तो नागरिकता जो है वो हो जाता है भाग 2 में, और भाग 2 में कहाँ से कहाँ तक? अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक। अब आप मुझे बताओ, भारत में कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता है या दोहरी नागरिकता है? बताओगे जल्दी से? भारत में एकल नागरिकता है या फिर दोहरी नागरिकता है? हाकी बैच में क्या क्या होगा? सब कुछ होगा। ऑल सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे अलग अलग फैकल्टी के द्वारा। गजब के फैकल्टी है हमारी टीम, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, भारत में कैसी नागरिकता है जी? एकल नागरिकता। एकल नागरिकता का कंसेप्ट हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया। नागरिकता पर पहला विवरण किसने दिया था? नागरिकता पर पहला विवरण जो है वो अरस्तु जो है वो अरस्तु के द्वारा दिया गया था। नागरिकता पर पहला विवरण किसने दिया था? अरस्तु, ठीक है। तो इस बात को भी याद रख सकते हो। और नागरिकता जो है भारत में कितने, भारत में नागरिकता जो है वो 5 विधि से प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। कितने विधि से? 5 विधि से किया जा सकता है। आप एक्सेप्ट, कोई दिक्कत है नहीं ना? तो यहाँ पे आप इस बात को भी याद रख सकते हो। ज़्यादा कुछ आपको पढ़ना नहीं है, हम आप सभी को यहाँ पे आप याद रख सकते हो 5 विधि के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। नागरिकता के बारे में हमने जितना बताया उतना ही याद रखना। वहीं पे एक चीज़ याद रखना कि भारत में नागरिकता अधिनियम पहली बार कब बना था? तो नागरिकता अधिनियम जो है, यानी कि एक्ट जो है वो 1955 जो है वह सबसे पहली बार नागरिकता संशोधन अधिनियम बना था। अच्छा, मान लो अगर हम किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ले तो क्या भारत की नागरिकता बचेगी? हाँ ना? मुझे बताओ। हमने कहा अगर हम किसी दूसरे देश की नागरिकता को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो क्या भारतीय नागरिकता बचेगी हमारे पास? हाँ या ना? जल्दी से बताओगे। हमने आपसे कहा कि अगर हम भारतीय नागरिकता को त्याग करते, दूसरे देश की नागरिकता एक्सेप्ट कर लेंगे तो भारतीय नागरिकता समाप्त ही हो जाएगी। तो आप इसे भी याद रख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखना, नागरिकता संशोधन अधिनियम जो है वो पहली बार 1955 में आता है। हालांकि 1986 भी, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम बात करते हैं मौलिक अधिकार के बारे में। अभी तक कितने लोग ऐसे हैं जो पॉलिटी को पढ़े हुए हैं? एक बार बताइएगा, पॉलिटी कितने लोगों ने पढ़ा है? मुझे बताओगे? पॉलिटी कितने लोगों ने पढ़ा है? सब लोगों ने पढ़ा है? पॉलिटी सबने पढ़ा है? एक बार बताओ। हाँ ना? पढ़ा है तो यस बताओ, नहीं पढ़ा है तो नो बताओ। जल्दी से बताओ, एक बार भी पॉलिटी पढ़ा है कि नहीं?
हम जो पॉलिटी पढ़ा रहे हैं आपको, कुछ लिमिटेड चीज़ों को पढ़ा रहे हैं, सब कुछ नहीं पढ़ा रहे हैं। समझ रहे हैं मेरी बातों को? मेरी बातों को समझिएगा। पॉलिटी में लूसेंट पढ़ने का तरीका बता रहे हैं। लूसेंट में एक दूसरे से लिंक नहीं होता। अब बताओ, इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया है। अब बताओ, हमने तुम्हें कहाँ पे बता दिया कि हमने मौलिक अधिकार, दैट इज कॉल्ड फंडामेंटल राइट, जो है हमने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया, बहुत पहले हमने बता दिया है। अब वहीं पे हमने बता दिया कि इसे भाग 3 में, तो भाग 3 में लिया गया, अनुच्छेद 12 से 35 तक है संविधान के भाग 3 को। भारतीय मतलब वही चीजें है ना, इतना चीजें थोड़ी पढ़ना होता। लूसेंट जब आप पढ़ोगे तो आप लाइन बाय लाइन रगने लग जाते हैं। रंगने कहने का मतलब, इसको यहाँ से उठाया, अब इसको पूरा पढ़ दिया, अब क्या किया, पूरा पढ़ दिया, पूरा रंग दिया। इतना पढ़ोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। अब लिमिटेड चीजों को पढ़ना है आपको, समझे? और मैं कहता हूं अगर किसी को इतना पढ़ ले तो सिलेक्शन उनका पक्का है। सिलेक्शन लूसेंट, लूसेंट मतलब सभी किताबों का बाप, जन्मदाता। समझ रहे हो? लूसेंट तब का है जब किसी का कोई था पता नहीं था। लूसेंट इज अ फादर ऑफ ऑल बुक्स इन जी के जीएस। और कुछ नहीं कहेंगे हम। ठीक है? अब कुछ मास्टर आएंगे बोलेंगे ए लूसेंट से को क्वेश्चन नहीं आता है। जैसे एनसीईआरटी है ना, वैसे लूसेंट है। अब यहाँ पे देखो, हमने क्या कहा, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार जो है उसकी चर्चा कहाँ पे है, तो भारतीय संविधान के भाग 3 में है। अब भाग 3 की बात करें तो मौलिक अधिकार को हमने यूएसए के संविधान से लिया, अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक। पहले टोटल मौलिक अधिकार की संख्या जो है, वह पहले मौलिक अधिकार की संख्या टोटल कितना हुआ करता था, तो पहले 7 हुआ करता था। लेकिन वर्तमान में टोटल मौलिक अधिकार की संख्या कितनी, हमने कहा कि पहले मौलिक अधिकार की संख्या कितनी थी, 7 थी। लेकिन वर्तमान में कितना है जी, वर्तमान में जो है वो 6 फंडामेंटल राइट है। अब एक मौलिक अधिकार जो था, जिसका नाम था कौन सा, संपत्ति का अधिकार। तो संपत्ति के अधिकार को क्या किया गया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मौलिक अधिकार से हटा करके कहाँ पे डाल दिया गया, तो इसे जो डाल दिया जाता है वो डाल दिया गया आर्टिकल 300A में। कौन से संविधान संशोधन द्वारा जी, तो 44वां संविधान संशोधन 78 द्वारा जो है ये किया गया। तो संपत्ति के अधिकार को क्या बना दिया गया जी, तो कानूनी अधिकार जो है वो कानूनी अधिकार बना दिया जाता है। ठीक है? तो ये बातें क्लियर हो गया। यहाँ पे 2-3 चीजें आप याद रख सकते हो। अब यहीं पे देखना, इसका वर्णन कहाँ पे मिलता है भाई, इसका वर्णन जो है संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक है, हमने तो बता दिया। शोषण के विरुद्ध अधिकार, टोटल अधिकार कौन कौन सा है ये देखो। तो पहला हो जाता है समता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक। समता का अधिकार यानी कि सब बराबर है, आप बराबर हो, हम बराबर है, सब बराबर है। ठीक है? अब समता के अधिकार की बात करें तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14 से 18 तक। स्वतंत्रता के अधिकार की बात करें तो अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक। स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से, अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार यानी कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन जो है, इसकी चर्चा अनुच्छेद 23-24 में। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 25 से 28 तक। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29-30 में। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में जो है ये हो जाता है। अब आप मुझे बताना, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने भारतीय संविधान को किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कही थी, बताओगे? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी जो है, उन्होंने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कही थी? अगर आप मुझे बताओगे तो बता दो, जल्दी से बताओ, है ना, बताओगे? अनुच्छेद 32 को कहा था। यहाँ पे अनुच्छेद 29 संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार हो जाता है। मैंने तो यहाँ पे टोटल ही बता दिया। ठीक है? अब आप मुझे बताना एक बात कि एक शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया था। ठीक है? यहाँ पे इसके बारे में देखना, शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया था। इसकी चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में है। लेकिन किस संविधान संशोधन, यानी कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। अब आप मुझे बताना किस संविधान संशोधन द्वारा जो है इसे जोड़ा गया था। 86वां संविधान संशोधन वर्ष 2002 द्वारा जो है वह जोड़ा जाता है। तो कहीं ना कहीं आप इस बात को भी याद रख सकते हैं। अब यहाँ पे देखना, हम जो बातें बता रहे हैं उन सारी चीज़ों को देखना। आप लोगों से एक मूवी सजेस्ट कर रहे हैं, कितने लोग एक मूवी देखोगे? जैसे कि एक मूवी का नाम है अनुच्छेद 15। ठीक है, देखोगे? अब अनुच्छेद से आपके एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे मेरे साथ नोट करना कि अनुच्छेद, यहाँ पे गौर से देखते जाओ अनुच्छेद के बारे में। देखो, अनुच्छेद 14 जो है वो किसके बारे में बात करता है, समता के अधिकार के बारे में। तो ये कहता है विधि के समक्ष समता,
यानी कि विधि के समक्ष, विधि के समक्ष विधि के समक्ष समानता तथा विधि का समान संरक्षण जो है, इसकी चर्चा है। अनुच्छेद 15 जो है ये कहता है, क्या कहता है भाई? तो ये कहता है कि जाति, धर्म, लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति को भेदभाव नहीं किया जाएगा। अरस्तु भाई कांड कर रहे हो का? ओ भाई अरस्तु भाई, पढ़ना नहीं है तुमको? तुम तो ओ मास्टर जी, होम गार्ड का रोस्टर निकल के आ रहा है, इस पर कुछ बताइए। अरस्तु तुम मुझे ना भेज देना, नंबर होगा तुम्हारे पास, ऑफिस वाले नंबर पे भेज देना, ठीक है? यहाँ पे देखो मेरी बातें, हमने कहा अनुच्छेद 15 क्या कहता है? जाति, धर्म, लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को रोकना। अनुच्छेद 16 जो है वो किसके बारे में बात करता है? पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, जैसे कि हमने बताया था आपको, आरक्षण से संबंधित बात हो जाता है। किससे? आरक्षण से संबंधित बात जो है ये यहाँ पे हो जाता है। मुझे बताओ कि ईडब्ल्यूएस के लिए कितना आरक्षण का प्रावधान किया गया है, बताओगे? ईडब्ल्यूएस को कितना आरक्षण दिया जाता है? 10% का जो है वो दिया जाता है, ठीक है? अब यहाँ पे ये बातें क्लियर है। अनुच्छेद 17 मुझे बताओ कि छुआछूत से संबंधित कहाँ पे चर्चा हो जाता है जी? अनुच्छेद 17 छुआछूत इन द सेंस कि असप्रियसता, असप्रियसता, अनटचेबिलिटी, समझ रहे हो, है ना? तो ये भी बातें हैं। तो यहाँ पे छुआछूत संबंधित जो है वो चर्चा हो जाता है। तो कहीं ना कहीं आप इस बात को भी याद रख सकते हैं। अनुच्छेद 18 की बात करें तो अनुच्छेद 18 किसके बारे में बात करता है? एंड ऑफ टाइटल, यानी कि उपाधियों के अंत के बारे में। तो आप इस बात को भी याद रखना कि एंड ऑफ टाइटल जो है वो कहाँ पे हो जाता है? तो ये यहाँ पे ही है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो एंड ऑफ टाइटल कहाँ पे? यहीं पे हो जाएगा। ये बातें क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखना, ये आप मत पढ़ो, ये भी मत पढ़ो, ठीक है? हमने जो बताया वो पढ़ लो। अब यहाँ पे गौर से देखना, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक, बोलने का अधिकार और राइट टू स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। जैसे कि मान लो एक्सप्रेशन क्या होता है? क्या है ये? राइट टू एक्सप्रेशन है, यानी कि आपको जो है बोलने का अधिकार है, आपको एक्सप्रेशन करने का अधिकार है, ठीक है? तो ये सारा क्या हो गया? राइट टू। आर्टिकल 15 मूवी देख लिए सब लोग? अनुच्छेद 15 मूवी देख लिए? हाँ जी, अनुच्छेद 15 मूवी देख लिए? अरे बाप रे वाह, चलो ये बात है क्लियर है। तो यहाँ पे इस बात को भी याद रखना। तो आपको जो है देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने की स्वतंत्रता, ये तो अलग हो जाता है। यहाँ पे देखना, अगर हम बात करें स्वतंत्रता के अधिकार की बात करें तो अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए जो है ये किसके बारे में बात करता है? ये कहता है कि मीडिया, यानी कि बोलने की स्वतंत्रता, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक कहने का मतलब बोलना, अभिव्यक्ति कहने का मतलब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता जो है ये हो जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक और स्वतंत्रता होता है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो हमने बता दिया। अब वहीं पे एक और स्वतंत्रता होता है, जैसे कि मीडिया की स्वतंत्रता। अच्छा, मीडिया की स्वतंत्रता जो है इसी में होता है। मीडिया वाला पहुंच जाता है ना माइक लेकर के, हेलो नमस्कार जी, हम बोल रहे हैं कल तक न्यूज से, हमसे ज्यादा फ्रॉड न्यूज कोई नहीं बता सकता। अभी अभी हमने पाकिस्तान पर हमला करके पाकिस्तान को भारत के साथ मिला लिया और साउथ अफ्रीका जीत गया था, लेकिन साउथ अफ्रीका के घर में घुस करके हम उसके घर से बाइट चुरा कर ले आए। अब हम ही जीतेंगे, अब साउथ अफ्रीका हमसे नहीं जीत सकता है, कुछ भी कर ले नहीं जीतेगा। बात ये था। लेकिन भारतीय मीडिया को अगर आदेश मिल जाए ना तो साउथ अफ्रीका वाला जो प्लेयर होता है ना उस सबको पगला देगा, समझे? तो कल तक न्यूज वाला चैनल है, एगो थी ना, कौन कौन त्रिपाठी है, कौन पाठी, अच्छा हमारे यहाँ पाठी किसको कहा जाता है बताओ? कौन त्रिपाठी है, कोई त्रिपाठी है, मुझे नाम नहीं याद है। यहाँ पे देखो ये बात है क्लियर है, तो इस बात को भी याद रखना। अब यहाँ पे निवास करने और बसने की स्वतंत्रता है, ये बातें आप उतना मत याद रखना। अनुच्छेद 19 क्लॉज ए याद रखिएगा, बस इतना याद रखिएगा। अनुच्छेद 19 में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बस इतना पढ़ना, उससे ज्यादा नहीं पढ़ना, ठीक है? अब यहाँ पे अगर हम बात करें अनुच्छेद 19 क्लॉज 1, ये मत पढ़ना, ठीक है? ये मत पढ़ना, वहीं पे ये भी मत पढ़ना, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप पढ़ना चाहो तो मैं सारी चीजें पढ़ा दूं, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है। अनुच्छेद 19 के बाद अनुच्छेद 20 पढ़ना मेरे साथ। जो इंपॉर्टेंट है उन सारे चीजों को मैं पढ़ाते जा रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लग रहा है वो नहीं पढ़ा रहा हूँ। अनुच्छेद 20 कहता है किसके बारे में? तो ये कहता है भाई देखो, जो भी हो जैसे भी हो, एक गलती का कितना सजा? एक सजा, एक गलती का एक सजा। यहाँ पे 3 प्रकार की स्वतंत्रता जो है वो दिया गया है। मान लेते हैं कि अनुजा जो है वो अनुजा नाम की लड़की थी,
अनुजा ने क्या किया, 500 रुपए की चोरी की। 500 रुपए की चोरी कब की, 2019 में की। कब की, अनुजा ने 500 रुपए की चोरी की, कब की, 2019 में की। अब इस 500 रुपए के लिए जो सजा का प्रावधान है, वो सजा का प्रावधान है 10 साल का, क्या, 10 साल का जेल। अब ये बातें तो ठीक है। अब हुआ क्या कि अनुजा ने 500 रुपए की चोरी की। अब 500 रुपए की चोरी की तो इनको सजा होगा। इन्होंने चोरी की कब की, 2019 में। तो 2019 में जब चोरी की तो चोरी यानी कि सजा उस वक्त के कानून के आधार पर दिया जाएगा जिस वक्त उन्होंने क्या किया, तो जिस वक्त उन्होंने गुनाह किया। तो 2019 में गुनाह किया और 2019 में जो गुनाह था वो 10 साल का सजा था। 10 साल का सजा जो है इन्हें भुगतना पड़ेगा 500 रुपए की चोरी के लिए, ठीक है। दूसरी बातें जो है ये कहता है कि एक गलती की एक सजा। तो मान लेते हैं अनुजा ने कितना गलती करा है, एक गलती करा है। क्या किया है, 500 रुपए की चोरी किया है, तो एक गलती का एक सजा जो है, एक ही सजा दिया जाएगा। तो इस बात को भी याद रखोगे, एक गलती का कितना सजा, एक सजा। तो अनुजा ने कब चोरी किया, अनुजा कौन है सर? अनुजा है, कहते हैं ना, वो शौक, वो तरबियत, वो मोहब्बत की बातें हमसे ना ही करो तो बेहतर है। कहते हैं ना कि बैठे हैं चैन से, कहीं जाना तो है नहीं। बहुत अच्छी, मेरे बहुत पुराने शेर है कि बैठे हैं चैन से, कहीं जाना तो है नहीं। वो कौन है, कहाँ है, कैसी है, क्यों पूछते हो, हमें बताना तो है नहीं। तो मत पूछा करो बस। वो मोहब्बत की बात है, छोड़ो जाने दो। अभी 2019 की बात करें तो 2019 में 10 साल की सजा की बात थी, तो एक गलती का एक सजा। अब देखो, आपने कोर्ट में बहुत सारे कैदी को जब अरेस्ट करते हैं तो उसके फेस पर गमछा बांध दिया जाता है या फिर काला कपड़ा लपेट दिया जाता है। क्यों, क्योंकि मान लीजिए वो व्यक्ति निर्दोष हो। मान लीजिए अनुजा को तो सजा करवाने के लिए ले गए कोर्ट में, पुलिस पकड़ा, अरेस्ट किया। अब बाद में पता चला कि अरे बाप रे, अनुजा चोरी नहीं की थी, अनुजा चोरी नहीं की थी, अनुजा की जगह पे कोई और चोरी कर ली। तब क्या होगा, तो अनुजा तो केस कर देगी, बाप रे हमारा समाज में थू थू करवा दिया, हमारा नाक कटवा दिया। तो इसीलिए अनुजा के जगह पर क्या होगा, तो अनुजा को शकल बांध करके जो है वो ले जाया जाएगा, समझे। तो इसीलिए जब तक न्यायालय किसी व्यक्ति को दोषी करार नहीं दे देगा, तब तक वह व्यक्ति जो है वो दोषी नहीं होगा, वो निर्दोष होगा, ठीक है। तो अनुच्छेद 20 हो गया। तो यहाँ पे यही बातें हैं। अनुच्छेद 21 की बात करते हैं, यहाँ पे देखिएगा मेरे साथ। अनुच्छेद 21 जो है वो, अनुच्छेद 21 किसके बारे में बात करते हैं मेरे भाई, ओ भाई साहब रुक जाओ रुक जाओ। आशिकों की आशिकी, हाँ हाँ, अनुच्छेद 21 की बात करते हैं। तो अनुच्छेद 21, अच्छा एक बात बताओ, ऐसा होता है कभी आप मोबाइल रखे रहो और आपकी मोबाइल जो है वो जबरदस्ती आपके पापा ले ले और मोबाइल का पासवर्ड खोल के मैडम जी के बारे में पता कर ले, ऐसा हुआ होता है कभी, हाँ ना? मुझे बताओ कि ऐसा होता है कि नहीं, बताओ मुझे, होता है कि नहीं, जल्दी से बताओगे, बताना जल्दी से। होता है कि मोबाइल आप रखे हो और मोबाइल जब रखे हो तो मम्मी पापा जबरदस्ती छीन ले। लेकिन याद रखना, पापा को बोलना पापा अनुच्छेद 21 पढ़िए जाकर के। उस अनुच्छेद 21 में क्या है, तो वो कहता है कि भाई कि आपको ना लाइफ एंड लिबर्टी का राइट, लाइफ एंड लिबर्टी कहने का मतलब आपको जो है ना निजता का अधिकार दिया गया, यानी कि जीवन की स्वतंत्रता, जीवन जीने की स्वतंत्रता है, निजता का आधार अधिकार है। अब निजता के अधिकार के तहत आप किसी को भी अपने प्राइवेसी के बारे में नहीं बता सकते। अगर आप किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं और आपके कॉल रिकॉर्ड कर लेता है आपके बिना मर्जी का, तो आप उस पर केस दायर कर सकते हैं आर्टिकल 19 के तहत। आप किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं, तो आप लोग बाबू सोना से बात करते होंगे तो बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे लोग ब्लैकमेल भी करते होंगे, करते ही होंगे भाई, यही दुनिया है। तो इसमें क्या कर सकते हो, अनुच्छेद 21 का सहारा लेकर के उस पर केस कर सकते हो, ठीक है। पापा पर केस मत कर दो, पापा के सामने में घर में संविधान प्रयोग मत करिए, तो लाठी से मार खाओगे और घर से भी निकाले जाओगे, समझे। तो अनुच्छेद 21 यही कहता है। अनुच्छेद 21A जो है ये किसके बारे में बात करता है, शिक्षा संबंधी अधिकार, यानी कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। यह 86वां संविधान संशोधन वर्ष 2002 द्वारा जो है वह भारतीय संविधान में शामिल किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे स्वतंत्रता का अधिकार। अब स्वतंत्रता के अधिकार में अनुच्छेद 19, 20, 21 और 22 मेन हो जाता है। 22 के बारे में छोड़ दीजिए, उतना एग्जाम में नहीं आ जाएगा, हम बात करते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर। यहाँ पे लूसेंट के पेज नंबर 239 की बात करें तो यहाँ पे देखना क्या हुआ, क्या दिक्कत है ये बताओ।
अरे 239 में आप लोगों का पुराना वाला लूसेंट होगा, मेरा न्यू एडिशन है। हमने कल परसों में मंगवाया ही है बुक। हमने ये बुक जो है ना कल परसों में मंगवाया ही है, अभी 2026 का एडिशन होगा आई थिंक। हमारा नया एडिशन है, आपका पुराना एडिशन होगा, इसीलिए 2003 में ही पता है। ये 2003 में ही 2003 में लूसेंट जो है बनना प्रारंभ हुआ था और तब से आज तक बिक रहा है। मेरा नया 18वां संस्करण है, 18th है। आप लोगों का पुराना वाला होगा, इसीलिए आपका 2016 में। हाँ इसीलिए तो मैं बता रहा हूँ, आपका नया वाला नहीं है, पुराना वाला होगा इसीलिए। मेरे में 239 में था, आप लोग भी होगा तो एक एक काम करना, 100-150 का बुक आता है, ले आना। ठीक है, यहाँ पे अनुच्छेद 23 और 24 में जो है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, आगे बढ़ो। ठीक है, यहाँ पे देखना, अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक जो है वो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। और ये किसके बारे में बात करता है, ये सिंपल सी भाषा में कहता है कि भाई यहाँ पे देखो किसके बारे में बात करता है। अनुच्छेद 25 में जो है वो धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 25 क्या कहता है, अच्छा टिक्की रखने की स्वतंत्रता है आपको। अनुच्छेद 25 आपने सुना है, अनुच्छेद 25। मान लो आप लोग टिक्की रखते हो, ये बताओ, बताओगे मुझे, आप लोग टिक्की रखते हो, मुसलमान को दाढ़ी रखते हुए देखे हो, देखे हो कि नहीं, हाँ ना। तो अंतःकरण की स्वतंत्रता जो है अनुच्छेद 25 में चर्चा है, इसके अंतःकरण की स्वतंत्रता जो है यहाँ पे हो जाता है। जब यह अंतःकरण की स्वतंत्रता है तो डियर फ्रेंड्स एक चीज आपको जो याद रखना है वो ये याद रखना है कि आपने हिंदू को टिक्की रखते हुए देखा होगा, मुसलमान को दाढ़ी रखते हुए देखा होगा। उसके अलावा आप जो है आप और भी लोगों को अलग, जैसे कि सिख को जो है आपने पगड़ी बांधे हुए देखा होगा, आपने कृपान रखते हुए देखा होगा। तो ये जो है ये क्या होता है, अंतःकरण की स्वतंत्रता। आपको जिस धर्म को मानना है उस धर्म को मानिए। ऐसा हुआ है कि कभी सरकार बोला हो कि भाई तुम मुसलमान हो, मुसलमान से हिंदू में कन्वर्ट हो जाओ, ऐसा बोलता है, नहीं बोलता है ना। ठीक है ना। ठीक है, ये बात भी आप याद रखना। अब यहाँ पे जो है व्यक्ति को अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना जो है वो स्थापना व पोषण करने की विधि समझ, ये बातें नहीं है, ये छोड़ सकते हो, हमने जितना कहा। अंतःकरण की स्वतंत्रता आप याद रखना। अनुच्छेद 26 जो है ये कहता है सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता। अच्छा बताओ मुझे, अभी रमजान चल रहा है, रमजान में क्या होगा, लोग रोड पर बैठ करके भी नमाज करेंगे, करेंगे कि नहीं बताओ, नमाज करेंगे ना। तो ये जो है ये क्या है, सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता है। क्या है भाई, सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता हो जाता है। तो कहीं ना कहीं आप इस बात को भी याद रखना कि सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता कहाँ पे है, तो ये जो है इसी में हो जाएगा। कोई दिक्कत है नहीं ना। सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता कहाँ पे, तो अनुच्छेद 26 में जो है ये हो जाएगा। अनुच्छेद 26 के बाद अगर हम बात करें अनुच्छेद 27 में जो है ये किसके रिगार्डिंग बात करता है भाई, अनुच्छेद 26 हो गया सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता। वहीं पे अगर हम बात करें अनुच्छेद 27 जो है ये बात करता है भाई धार्मिक कार्यों के लिए रखे धन पर टैक्स नहीं लगेगा। तो क्या होगा, तो धार्मिक कार्यों के लिए जो रखे धन होगा उस पर टैक्स नहीं लगेगा। तो इस बात को भी आप याद रख सकते हो, धार्मिक कार्यों के लिए रखे धन पर टैक्स लगेगा, नहीं लगेगा। तो यहाँ पे अनुच्छेद 27 और अनुच्छेद 28 जो है वो अनुच्छेद 28 आप मुझे बताओ क्या कहता है। चलो ये बातें क्लियर है। चलो वहीं पे अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 29-30 जो है वह शिक्षा संबंधी अधिकार की बात करता है, इसको छोड़ दो। अब अनुच्छेद 32 की बात करते हो, तो अनुच्छेद 32 को जो है वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने भारतीय संविधान की आत्मा कही थी। क्या कही थी, भारतीय संविधान की आत्मा कही थी। अब एक बात बताओ, सुनो मेरी बातें, एक बार सभी लोग सेशन को लाइक भी कर दो, कितने कंजूस हैं। समझ आ रहा है, ये बताओ समझ आ रहे हो, सर खाना कब खाए। अरे मैं आज घर से आया हूँ, पता है आज आपके एप्लीकेशन पे भी क्लास नहीं चला होगा। मैं घर गया था और घर पे माता जी का तबीयत खराब है, उधर ही था। अब यहाँ पे देखना अनुच्छेद 32 की बात करें तो अनुच्छेद 32 जो है वो नागरिकों के मौलिक अधिकार से परिवर्तित, यानी कि अनुच्छेद 32 जो है वो किसके बारे में बात करता है, वो बात करता है कि भारतीय स्वतंत्रता। यहाँ पे गौर से देखो अनुच्छेद 32 जो है वो किसके बारे में बात करता है, तो वो बात करता है संवैधानिक औपचारिक अधिकार, संवैधानिक औपचारिक अधिकार। और संवैधानिक औपचारिक अधिकार के तहत सुप्रीम कोर्ट जो है वो 5 प्रकार का रिट जारी करता है। कितने प्रकार का, सुप्रीम कोर्ट कितने प्रकार का रिट जारी करता है जी, हाँ ना। सुप्रीम कोर्ट
डेली 2 घंटे का क्लास चलेगा, है ना। हमने कहा कि सुप्रीम कोर्ट कितने प्रकार का रिट जारी करेगा, 5 प्रकार का। कौन कौन सा? तो यहाँ पे आप याद रखना, बंदी, बंदी के बाद पति, पति के बाद परमेश्वर, और परमेश्वर के बाद क्या? परमेश्वर और उसका अधिकार। क्या? उसका अधिकार। अधिकार यहाँ पे नोट करना। तो यहीं से आप नोट कर सकते हो कि बंदी, पति, परमेश्वर और उसका अधिकार, यानी कि बंदी से बंदी प्रत्यक्षकरण, पति से प्रतिषेध, परमादेश, परमेश्वर से परमादेश, और से कुछ नहीं होता है, उसका से उत्प्रेषण, और अधिकार से अधिकार परीक्षा। तो 5 तरह का जो है वो रिट जारी किया जाता है। बंदी प्रत्यक्षकरण जिसे हम हबियस कर्पस कहते हैं, परमादेश यानी कि मैंडामस, प्रतिषेध कहने का मतलब प्रोहिबिशन, उत्प्रेषण कहने का मतलब सरसरी, और अधिकार परीक्षा कहने का मतलब को वारंटो जो है वो जारी किया जाता है। कोई दिक्कत है नहीं ना? 215 पेज दिया आपसे, इतना ज्यादा कैसे? भाई मेरे लूसेंट में 2003 का है, उसमें पॉलिटी का 215 पेज दिया। 2003 का लूसेंट है, बाप रे बाप। कल कौन सा रहा है? 2026 चल रहा है। भाई क्षमा कर दो यार, गलती हो गया, हम लूसेंट पढ़ाने लगे। ये 2003 का लूसेंट रखा है, देख रहे हो, है ना। देखो तो एक बार देखो, देखो तो मुझे 2003 का लूसेंट पढ़ रहा है। हमारा जन्म हुआ था 2003 में। बाप रे बाप, हद करते हो आप। तब से संभाल के कैसे रख लिए जी लूसेंट किताब को? है जी, तब से तुम लूसेंट किताब को संभाल के रखे हो? बाप रे बाप, ये 2026 है जी। यहाँ पे देखो, अब वहीं पे बात करें अनुच्छेद 15 की बात करते तो अनुच्छेद 15 तो मैंने बता दिया, अनुच्छेद 15, 16, 17, 18, 19 सारी बातें बता तो दिया मैंने। अब यहाँ पे ये सारी चीजें आप याद रखना, एंड देन यहाँ पे मेरे साथ देखना, अनुच्छेद 21 नहीं, ये सब मैंने बता दिया आपको। ठीक, अनुच्छेद 51 क। अब यहाँ पे आप मेरे साथ नोट करना, ये सारी बातें क्लियर है। अब यहाँ पे जब एक चीज देखोगे तो ये डीपीएसपी के बारे में है ना, मौलिक कर्तव्य। यहाँ पे मौलिक अधिकार के बाद जो है आपका क्या हो जाएगा? मौलिक कर्तव्य। अच्छा, मौलिक कर्तव्य से पहले आपको एक चीज पढ़ लेना चाहिए। क्या पढ़ लेना चाहिए? वो ये पढ़ लेना चाहिए कि भाई डीपीएसपी, भारतीय संविधान के भाग 4 में किसकी चर्चा है जी? डीपीएसपी। डीपीएसपी कहने का मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्या जी? राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है उसके बारे में एक बार पढ़ लो। अच्छा, नीति निर्देशक तत्व मतलब क्या होता है जी? इसकी चर्चा भारतीय संविधान के भाग 4 में है। कहाँ पे है जी? भाग 4 में। अनुच्छेद की बात कर तो अनुच्छेद कहाँ पे? अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक में जो है वो चर्चा हो जाता है। डियर फ्रेंड्स, कहाँ से कहाँ तक चर्चा? अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक जो है वो हो जाता है। अब यहीं पे अगर हम बात करें तो एक चीज आप याद रखो, हमने कहा एक चीज आप याद रखना, ये न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। न्यायालय में हमने क्या कहा? न्यायालय में वाद योग्य नहीं है, याद रखोगे। कहाँ पे वाद योग्य नहीं है? न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। इसके अलावा आप याद रखिएगा एक चीज और, कि जब न्यायालय में वाद योग्य नहीं है ये, तो यहाँ पे एक और चीज हो सकता है, वो ये है कि भाई इसे आयरलैंड के संविधान से हमने लिया। कहाँ से लिया? आयरलैंड के संविधान से जो है वो लिया है। ठीक है, अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक की चर्चा है, जिसमें से इंपॉर्टेंट आर्टिकल इसमें से कौन सा एग्जाम में पूछा जा सकता है वो गौर से देखो। तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है वो पूछा जा सकता है कौन सा? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39A। इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जो है वो इंदिरा गांधी के सरकार में जोड़ा गया था, और इसमें कहा गया कि निशुल्क विधि सहायता, कहने का मतलब गरीब व्यक्ति जो है वह वकील कर नहीं सकता, वो गरीब रहता है और उसके पास उतने पैसे नहीं होते हैं, तो उसे जो है वह सरकार फ्री में क्या करेगा? हमने क्या कहा कि सरकार जो है वो फ्री में क्या करेगा? निशुल्क विधि सहायता जो है वो देगा, यानी कि फ्री में कानूनी सहायता देगा। अब यहाँ पे अनुच्छेद 39A हो जाता है। यहाँ पे आप मेरे साथ याद रखना कि अनुच्छेद 40 के बाद अनुच्छेद 44 याद रखना, ये बात करता है यूसीसी के बारे में, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड, कोई दिक्कत है नहीं ना? हमने कहा सर पीडब्ल्यू वाले सर से 2 लाख लड़का बायोलॉजी पढ़ रहा है, तो वो एकेडमिक है, हमारा अलग हो जाता है, समझ रहे हो, है ना।
यहाँ पे देखना, हमने कहा अनुच्छेद 44 जो है वो यूसीसी, कहने का मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है, इसके बारे में चर्चा है। तो आप इसे भी याद रख सकते हो, अनुच्छेद 44 यूसीसी याद ही रखना, ठीक है। अनुच्छेद 44 के बाद आप हमारे साथ एक चीज और याद रख सकते हो, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50 जो है वो किसके बारे में बात करता है? कार्यपालिका और न्यायपालिका जो है वो दोनों अलग अलग रहेंगे। कौन? तो कार्यपालिका और न्यायपालिका जो है वो, न्यायपालिका क्या होंगे? तो अलग अलग रहेंगे, यानी कि दोनों के बीच में कोई ताल्लुक नहीं होगा, ठीक है। वहीं पे अनुच्छेद 51 कहता है, इसके बारे में बात करता है अनुच्छेद 51, जरा बताओगे? है ना? तो ये कहता है अंतर्राष्ट्रीय शांति, किसके बारे में? अंतर्राष्ट्रीय शांति के बारे में जो है ये बात करता है। तो कहीं ना कहीं आप इसके बारे में भी याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय शांति के बारे में बात कौन करता है? ये करता है। ये सारे आर्टिकल जो हमने 3-4 बताए, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अनुच्छेद 40 में जो है वो पहले किसकी चर्चा थी? तो पंचायती राज की जो है वो चर्चा हो जाता है, जो कि गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित था। जरा मुझे बताओ, ये सारी बातें क्लियर हुआ है ना? एक बार सभी लोग थम्स अप करो। तो भाग 4 के बाद जो है वो भारतीय संविधान में क्या आएगा? भाग 4A, इसको बाद में जोड़ा गया था, जिसको हम मौलिक कर्तव्य कहते हैं। जल्दी से बताओ, समझ आया है ना? एक बार सभी लोग सेशन को लाइक करो ना, एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दो। मुझे बताओ कि सभी को समझ में आया है ना? एक बार बताओगे जल्दी से, सबको समझ में आया कि नहीं? यस और नो? सर थोड़ा डिटेल से मैं पढ़ाइए। अरे मैं बहुत डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा डिटेल करिए सर, लूसेंट में से। अरे लूसेंट में से मैं डिटेल क्यों करूँ, ये बताओ? मैं लूसेंट में क्यों डिटेल करने के लिए जाऊँ? अरे भाई लूसेंट में तुम इतना जो पढ़ोगे ना, वो इतना पढ़ लो ना, बस इतना ही 3 पॉइंट पढ़ लो ना, क्या दिक्कत है उतना पढ़ने का? हम कह रहे हैं आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अच्छा ये 3 पॉइंट भी क्यों पढ़ोगे? हम जितना पढ़ा रहे हैं उतना पढ़ लो। मौलिक कर्तव्य पढ़ो, ठीक है। मौलिक कर्तव्य कहने का मतलब, इसे जो है हम इसे क्या कहते हैं? फंडामेंटल ड्यूटी कहते हैं। अच्छा मौलिक कर्तव्य की बात कर, तो इसे हमने कहाँ से लिया? यूएसएसआर के संविधान से लिया। यूएसएसआर कहने का मतलब रूस के संविधान से हमने लिया है। कब लिया जी? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जो है हमने लिया है। कहाँ से लिया है? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जो है वो 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा ऐड किया। स्टार्टिंग में इसमें जो है टोटल 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। कितने? 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, लेकिन वर्तमान में टोटल मूल कर्तव्य कितने हैं जी? तो वर्तमान में जो है वो 11 मूल कर्तव्य हो जाएंगे। कितने? 11 मूल कर्तव्य हो जाएंगे। और ये जो 11 मूल कर्तव्य है, यहाँ पे आप एक चीज याद रखना कि एक लास्ट में जो है वह 86वां संविधान संशोधन वर्ष 2002 द्वारा जो है वह 11वां मूल अधिकार शिक्षा रिलेटेड है, यानी कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के माता पिता का यह कर्तव्य होगा कि वो अपने बच्चों को निःशुल्क शिक्षा जो है वो दिलवाए। तो बस इतना पढ़ो। मौलिक कर्तव्य में इतना पढ़ने का जरूरत थोड़ी है, बताओ? इतना पढ़ने का जरूरत, इतना पढ़ लोगे तो महान ना बन जाओगे, डॉक्टर नहीं बन जाओगे, बताओ? मुझे बताओ। हाँ सबटा पीडीएफ मिलेगा। एक बात बताओ, इतना जो पढ़ लोगे तो महान नहीं बन जाओगे, बड़का आदमी बन जाओगे। फिर तुमको टीचर थोड़ी बनना है, ये बताओ? टीचर बनना है, नहीं बनना है ना? आपको क्या करना है? एग्जाम क्वालिफाई करना ना। तो एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए इतना पढ़ना है, ये भी नहीं पढ़ना है, लो ये भी नहीं पढ़ना है, और क्या कहें हम आपको? अच्छा मान लीजिए कि आप मौलिक कर्तव्य का पालन नहीं करते, तो आप पर क्या होगा बताओ? सोचो तो जरा। मौलिक कर्तव्य का पालन नहीं करेंगे तो आपको कुछ नहीं हो सकता, यानी कि यह न्यायालय में जो है वह न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। अगर आप नहीं पालन कर सकते हैं तो योग्य नहीं है। ये बातें क्लियर है, याद रखोगे? हाँ ना? न्यायालय में वाद योग्य नहीं है, कोई दिक्कत है नहीं ना? चलिए, तो ये भी बात क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा हमारे साथ, ये छोड़ दीजिए, इसको भी यहाँ पे देखिएगा। ये जो है ना, ये बाद में ऐड किया गया था। 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को मतलब निःशुल्क शिक्षा दिलाना उसके माता पिता का कार्य होगा, और इसे 86वां संविधान संशोधन वर्ष 2002 द्वारा जो है वो ऐड किया गया था। मुझे एक बार बताओ कि क्या सभी लोग बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं? बताओगे जल्दी से, है ना? सर क्लास बंद कर दीजिए, अरे पढ़ लीजिए। मुझे ये बताओ कि आप सभी लोग किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो? बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हो? तो बिहार पुलिस का वैकेंसी बहुत जल्द आने वाला है। आज भी 993 पोस्ट पर बिहार पुलिस का वैकेंसी आया है। इसका आज भी 993 पोस्ट पर जो है बिहार पुलिस का वैकेंसी आया है।
भाई हम तो इतना ही कहते हैं कि पढ़िए, बढ़िया से पढ़िए। माहौल एकदम गर्मा गर्म है, अफरा तफरी का माहौल है, कभी भी वैकेंसी आउट हो सकता है, समझे? कभी भी वैकेंसी आउट हो सकता है। आयोग अपना कैलेंडर जारी करना स्टार्ट कर दिया। बीटीएससी ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया, बीपीएससी ने कर दिया, बिहार एसएससी ने जारी कर दिया है, टीएसबीसी वो भी वैकेंसी पे वैकेंसी दे रहा है। इस वर्ष का तीसरा वैकेंसी उन्होंने दिया है, मतलब दूसरा वैकेंसी है शायद। इससे पहले भी उन्होंने कुछ 83 या 63 पोस्ट पर जो है वैकेंसी दिया है। बिहार मदनिषेध में जो है उन्होंने पोस्ट को बढ़ा दिया। तो इसीलिए कहता हूँ कि अभी से ही तैयारी करो। अच्छा, तैयारी के क्रम में आप हमारे साथ जो है वह जुड़ सकते हो, कहाँ पे? तो हमारे खाकी बैच के साथ। अच्छा, खाकी बैच का जो है ना वो बंद होने वाला है, यानी कि कल से इसमें एडमिशन मात्र 51 रुपये में हमने कर दिया। कल से इसमें एडमिशन बंद हो जाएगा। कल रात 12 बजे से जो है इसमें एडमिशन जो है वो बंद हो जाएगा। तो आप लोग चाहो तो इस बैच के साथ जुड़ जाना, बेहतर फैकल्टी है, मस्त पढ़ाएगा, ठीक है? यहाँ पे देखिए, अब हम बात करते हैं संघीय कार्यपालिका। तो भाग 1 पढ़ा, मुझे बताओ। भाग 5 तक, भाग 4 तक आपने पढ़ लिया, टीपीएसपी तक पढ़ लिया। अब क्या आएगा? राष्ट्रपति आएंगे। कौन आएंगे जी? तो अब आएंगे आपके राष्ट्रपति जी, समझे कि नहीं? अब कौन आएंगे? राष्ट्रपति जी आएंगे। तो भारतीय संविधान के भाग 5 में किसकी चर्चा? बताओ। भाग 5, देखो भाग 5 जब आप पढ़ोगे ना, अब यहाँ से आप मिस मत करो, अभी क्लास से बाहर मत जाना। अब यहाँ पे जो हम बता रहे हैं वो गौर से देखना, भारतीय संविधान का भाग 5। और भाग 5 जिसने मिस किया उसका भाग 6 जो है वो पूरा खत्म, सपाट। यानी कि जो भाग 5 मिस करेगा उसका भाग 6 खत्म। अब भाग 5 की बात करें तो इसमें जो चर्चा है वो संघ की चर्चा है। संघ, दैट इज कॉल्ड यूनियन, जो है वो यूनियन की चर्चा। अब यूनियन कहने का मतलब, एक बात गौर से देखना, इसमें अनुच्छेद कहाँ से, अनुच्छेद 52 से लेकर के कहाँ से कहाँ तक चर्चा हो जाएगा? अनुच्छेद 52 से लेकर के अनुच्छेद 151 तक, टोटल 100 अनुच्छेद है। किसी एक भाग में 100 अनुच्छेद होना अपने आप में बहुत बड़ी बात होता है। हमने क्या कहा? हमने कहा कि एक भाग में, यानी कि अनुच्छेद 52 से लेकर के अनुच्छेद 151 तक में जो है वो चर्चा हो जाता है। कोई दिक्कत है नहीं ना? जब यहाँ पे इन सारी चीज़ों की चर्चा है तो आप मेरे साथ एक बात देखना कि भाई संघ की चर्चा, इसमें क्या पढ़ोगे आप? इसमें राष्ट्रपति के बारे में पढ़ोगे। अच्छा, राष्ट्रपति के बाद आप क्या पढ़ेंगे जी? आप उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, उपराष्ट्रपति के बाद आप इसमें क्या पढ़ेंगे? तो संसद के बारे में पढ़ेंगे। और संसद में तो आपको पता ही है, दो चीज़ें पढ़ोगे, एक लोकसभा पढ़ोगे, एक राज्यसभा पढ़ोगे। आप इसी में मंत्रिमंडल के बारे में पढ़ोगे। मंत्रिमंडल के अलावा आपने अटॉर्नी जनरल, एजी का नाम सुना होगा, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में है, ये पढ़ोगे। उसके अलावा अगर हम बात करें तो आप किसके बारे में? तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ोगे। तो ये सारी चीजें जो है आप एक ही भाग के अंदर पढ़ रहोगे, लूसेंट के अंदर। किसमें? लूसेंट में जो है इन सारे चीजों के बारे में जो है आप पढ़ोगे, ठीक है? हाँ ना? चलो, अब यहाँ पे देखना, सुप्रीम कोर्ट के बारे में हो गया। और सुप्रीम कोर्ट के अलावा अगर हम बात करें तो आपने कैग के बारे में सुना होगा, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इसके बारे में भी आपको पढ़ने को मिलेगा। तो अब क्या हम यहाँ पे याद करें, हम आगे बढ़े यहाँ से? चलिए, हम बात करते हैं संघीय कार्यपालिका। संघीय कार्यपालिका भारतीय संविधान के भाग 5 में चर्चा। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक होगा जी? अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक होगा, जल्दी से बताओगे? हमने पूछा कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद? अनुच्छेद 52 से लेकर के अनुच्छेद 151 तक जो है वो हो जाएगा, है ना? ठीक है, अब यहाँ पे गौर से देखना, मैंने क्या कहा? मैंने कहा संघीय कार्यपालिका भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 78 तक कार्यपालिका से संबंध में, ये सब चीजें छोड़ दो। अब यहाँ पे देखना, भारतीय संविधान के भाग अनुच्छेद में अनुच्छेद 52 से 78 तक संघ की कार्यपालिका, हालांकि अनुच्छेद 151 तक में जो है वो संबंधित है। राष्ट्रपति के पद की योग्यता संविधान के अनुच्छेद 58 में। अब बात करते हैं राष्ट्रपति। सबसे पहले राष्ट्रपति की ही चर्चा है, तो राष्ट्रपति के पद की चर्चा कहाँ पे है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में जो है वो राष्ट्रपति के पद की चर्चा हो जाता है। कहाँ पे? अनुच्छेद 52 में जो है वो राष्ट्रपति के पद की चर्चा है। तो राष्ट्रपति पद की चर्चा कहाँ पे? अनुच्छेद 52 में जो है वो राष्ट्रपति पद की चर्चा हो जाता है। अब वहीं पे बात करें तो मुझे बताना, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना है, इसकी चर्चा कहाँ पे हो जाता है जी? तो राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष का होता है। और इसकी चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद
1956 में है। वहीं पे अगर हम बात करें कि राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है वो महाभियोग कौन से अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है, जल्दी से बताओगे। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 61 के तहत जो है वो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें राष्ट्रपति के शपथ की जो चर्चा है, वो शपथ की चर्चा कौन से आर्टिकल में है, अनुच्छेद 60 में जो है ये हो जाता है। इसे भी याद रखोगे, अनुच्छेद 60 में जो है वो राष्ट्रपति के शपथ की चर्चा हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा, मुझे बताना कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में क्या विधान परिषद के सदस्य भाग लेंगे, हाँ ना, जरा मुझे बताओ। अच्छा, राष्ट्रपति बनने के लिए आपकी न्यूनतम आयु कितना चाहिए, पता है एक बात कि हम जब पढ़ाते हैं ना, तो मुझे ना बुक से पढ़ाने और पीपीटी से पढ़ाने में मजा ही नहीं आता है। मुझे लिख करके पढ़ाने में मजा आता है। मैं खुद से के हाथों से लिख करके पढ़ाना प्रेफर करता हूँ। आपने देखा होगा मैं आज भी बहुत सारी चीजें अपने हाथों से लिख रहा हूँ, तो मुझे अपने हाथों से लिख करके पढ़ाने में मज़ा आता है। अब यहाँ पे राष्ट्रपति के बारे में बात करें, तो राष्ट्रपति की बात करें तो यहाँ पे कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन के संविधान से जो है इनका पद लिया गया। अब आप मुझे बताओ, राष्ट्रपति जो है वह राष्ट्रपति के निर्वाचन की चर्चा कौन से अनुच्छेद में है जी, तो निर्वाचन की जो चर्चा है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 में है। अब आप मुझे बताओ, इनके निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है, लोकसभा तथा राज्यसभा, विधानसभा, और उसके अलावा दिल्ली और पुदुचेरी जो है, इन सभी के निर्वाचित सदस्य जो है वो भाग लेते हैं। अब आप मुझे बताओ कि क्या विधान परिषद के सदस्य भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, यस और नो। हमने कहा कि क्या विधान परिषद के, हमने कहा कि क्या विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, बिल्कुल भी भाग नहीं लेते हैं, तो इस बात को भी याद रखना। ठीक है। अच्छा, राष्ट्रपति के पद यानी कि राष्ट्रपति बनने के लिए आपकी योग्यता जो है वो योग्यता कितना होना चाहिए, मिनिमम आपकी उम्र कितना होना चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए, जल्दी से बताओगे। राष्ट्रपति बनने के लिए आपका उम्र न्यूनतम कितना होना चाहिए, जल्दी से बताओ। तो न्यूनतम जो है वो 35 साल आपका उम्र होना चाहिए। कितना होना चाहिए जी, 35 साल जो है वो राष्ट्रपति बनने के लिए आपका न्यूनतम उम्र होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा मुझे बताना कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को चुनता है, राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, जल्दी से बताओगे। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है जी, बताओगे जल्दी से, है ना। 12 सदस्यों को जो है वो मनोनीत करता है। एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दोगे। हेलो भाई साहब, हेलो जी, हेलो। एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिएगा जी। हाँ जी। सर एसएससी के लिए क्लास ले सकते हैं, ले सकते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए ले सकते हैं, बिहार एसएससी वगैरह के लिए ले सकता है। ठीक है, बताइए। चलिए, यहाँ पे हमने बताया कि राज्यसभा में राष्ट्रपति कितना सदस्य मनोनीत करता है, 12 सदस्य जो है वो मनोनीत करता है। तो ये सारी बातें क्लियर हो गया। राष्ट्रपति के वेतन के बारे में अगर हम बात करें, तो राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है जी, तो इनका जो वेतन होता है वो वेतन टोटल ओवरऑल 5 लाख होता है। ठीक है। अच्छा, राष्ट्रपति को जो शपथ है वो शपथ की चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 60 में है, लेकिन दिलाता कौन है, तो राष्ट्रपति को जो शपथ है वो सीजीआई दिलवाता है, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो इतना ही आर्टिकल याद रखना, ज़्यादा आर्टिकल याद रखने की जरूरत नहीं है। ज़्यादा पढ़े लिखे लोग, मतलब हम क्या कहें, ज़्यादा पढ़ लिख के आपको मास्टर थोड़ी बनना है, इतना ही पढ़ना है जिससे आपका एग्जाम निकल जाए। बोलो हाँ या ना, बोलो जल्दी से, बोलो हाँ या ना। इतना ही पढ़ना है ना जिससे आपका एग्जाम निकल जाए, उससे ज़्यादा पढ़ के क्या करोगे, बताओ। अब यहाँ पे ये बातें क्लियर है। अब यहाँ पे हमारे साथ और भी चीज़ों को नोट करोगे, जैसे कि हम बात करें भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो है वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हुए। कौन हुए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हुए, बस इतना। नीलम संजीवा रेड्डी। अच्छा, मुझे बताओ कि 1975, ये बातें क्लियर है। यहाँ पे ये सारी चीज़ें उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ज्ञानी जैल सिंह, भारत के राष्ट्रपति वगैरह के बारे में ज्ञानी जैल सिंह जो है वो कौन हो जाएंगे, ज्ञानी जैल सिंह के बारे में याद रखना, इन्होंने डाक विधेयक पर जो है इन्होंने वीटो लगाया था, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित बात है, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत लगता है, हमने आपको बताया ही। अच्छा, महाभियोग कैसे लगता है ये बात है तो आप जान ही लो। महाभियोग की प्रक्रिया हमने किस देश के संविधान से लिया है जी, तो हमने लिया है किस देश से, महाभियोग की प्रक्रिया हमने किस देश से लिया है, फर्स्ट टाइम लाइव जुड़े हैं सर जी।
रिकॉर्डेड वीडियो डेली देखते हैं, बहुत एक बढ़िया। चलो, मैंने कहा कि राष्ट्रपति जो है वह किस देश से महाभियोग की प्रक्रिया हमने लिया है? यूएसए के संविधान से लिया। तो राष्ट्रपति पर हम क्या लगाते हैं? महाभियोग की प्रक्रिया जो है वो लगा सकते हैं। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है वह लोकसभा से प्रारंभ होगा या राज्यसभा से प्रारंभ होगा? हमने कहा कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लोकसभा से प्रारंभ हो गया या राज्यसभा से? जल्दी से बताओ। हमने कहा कि राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है ना? हाँ, बताओगे? मैंने कहा राष्ट्रपति पर महाभियोग लोकसभा से प्रारंभ होता है या राज्यसभा से प्रारंभ होता है? अगर आप मुझे बता सकते हैं तो जल्दी से बताइएगा, है ना? एक बार बता दीजिए जल्दी से। दोनों से प्रारंभ हो सकता है। अच्छा, उपराष्ट्रपति पर महाभियोग जो है वो लोकसभा से प्रारंभ होगा या राज्यसभा से? हमने आपसे पूछा उपराष्ट्रपति पर महाभियोग जो है वह लोकसभा से प्रारंभ होगा या फिर राज्यसभा से प्रारंभ होगा? जल्दी से बता सकते हो तो ये भी बता दो मुझे। ठीक है भाई, है ना? तो ये जो 2-3 बातें हमने बताया, उन दोनों तीनों बातों को आप विशेष तौर पर याद रख सकते हैं। हमें नहीं लगता है कि आपको कोई भी जो है वो दिक्कत होगा। तो यहाँ पे लोकसभा या राज्यसभा किसी से भी स्टार्ट हो सकता है। राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग या पद से हटाए जाने या अन्य कारणों से, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी आप याद रखना। अच्छा, मान लीजिए किसी पर महाभियोग प्रारंभ किया जाएगा तो 14 दिन पहले जो है उनको इन्फॉर्म कर दिया जाता है। अब यहाँ पे देखना कि वीवी गिरी निर्वाचन। अच्छा, वीवी गिरी एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हुए जिनको दोहरे निर्वाचन के द्वारा, मतगणना के द्वारा जो है वो चुना गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी बात याद रखना। नीलम संजीवा रेड्डी ऐसे राष्ट्रपति हुए जो एक बार चुनाव में हार गए फिर बाद में निर्विरोध राष्ट्रपति बने थे। यानी कि बिना किसी, अच्छा मान लो हम है तो हमारे अगेंस्ट में बहुत सारे टीचर है ना? बहुत सारे टीचर है, उसके साथ हम भी है। तो हम क्या कर रहे हैं? मान लीजिए अब इलेक्शन होता है तो इलेक्शन मान लीजिए बहुत सारे जगह पे क्या होता है कि वहां से कोई अदर कैंडिडेट खड़ा ही नहीं होता, तो अकेले व्यक्ति जो है वो जीत जाता है। क्या होता है? अकेले व्यक्ति जो है वो जीत जाता है। तो वही वाली बातें यहाँ पे भी हो जाता है। ठीक है ना? ये बातें क्लियर हुआ? तो इस बात को भी आप याद रख सकते हो। उसके अलावा देखो, जैसे जैसे लूसेंट में दिया हुआ है, लूसेंट के पेज नंबर 245 से हमने ये क्वेश्चन बनाया, ये बनाया कहाँ से? लूसेंट के पेज नंबर 245 से जो हमने इसे लिया है। अब अनुच्छेद 63 के बारे में बात करता है, संविधान। यहाँ पे संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया। तो उपराष्ट्रपति के पद की चर्चा कहाँ पे? अनुच्छेद अनुच्छेद 63 में। उपराष्ट्रपति का पद हमने कहाँ से लिया? अमेरिका से लिया। कहाँ से लिया? अमेरिका के संविधान से जो हमने लिया है। तो उपराष्ट्रपति का पद कहाँ पे जी? तो उपराष्ट्रपति का पद जो है वो हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। और ये कहाँ पे बताओगे मुझे? मुझे बताना जल्दी से। उपराष्ट्रपति का पद हमने अमेरिका के संविधान से लिया, इसके बारे में तो आपको पता ही चल गया। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है बल्कि राज्यसभा का सभापति होता है। उपराष्ट्रपति कहाँ पे? राज्यसभा का सभापति। अब आप मुझे बताओ, उपराष्ट्रपति बनने के लिए आपकी न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? मैंने आपसे पूछा उपराष्ट्रपति बनने के लिए आपकी न्यूनतम आयु जो है वो कितना होना चाहिए? जल्दी से बताओगे, हाँ ना? बताओ भैया, उपराष्ट्रपति बनने के लिए आपकी न्यूनतम आयु जो है वह कितना होना चाहिए? 35 साल होना चाहिए। उपराष्ट्रपति पर महाभियोग लोकसभा से लगेगा या फिर राज्यसभा से लगेगा? बताओ जल्दी से, हाँ ना? उपराष्ट्रपति पर महाभियोग लोकसभा से लगेगा या फिर राज्यसभा से लगेगा? तो राज्यसभा से जो है वो लगेगा। इसे मतदान मतदान का अधिकार नहीं है, किंतु सभापति के रूप में निर्णायक मत देने का अधिकार उसे प्राप्त है। ठीक है। अच्छा, उपराष्ट्रपति का वेतन कितना होता है जी? हमने आपसे पूछा कि उपराष्ट्रपति का जो वेतन है वो कितना होता है? 4 लाख होता है। ये लूसेंट दर्शन आपके भविष्य बदलने के लिए काफी है। मैंने कहा भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन हुए? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। कौन हुए? भारत के पहले उपराष्ट्रपति जो है वो हुए डॉक्टर राधाकृष्णन जी। और अभी जो है वर्तमान में कौन है जी? वर्तमान में हो जाते हैं सीपी राधाकृष्णन जी। कौन से?
तो 15वें नंबर के जो है वो सीपी राधाकृष्णन जी वर्तमान में हो जाते हैं। ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं आप इस बात को भी याद रख सकते हो कि वर्तमान में 15वें उपराष्ट्रपति कौन है, तो सीपी राधाकृष्णन। पॉलिटी के पेज नंबर जो है वो 245 का लूसेंट में हो जाएगा। ठीक है ना। उपराष्ट्रपति बनने से पहले डॉक्टर राधाकृष्णन जी कहाँ के, सोवियत संघ के राजदूत थे, एम्बेसडर थे। प्रधानमंत्री की चर्चा, अच्छा मुझे बताना 19,838 पद का एग्जाम कितने लोगों ने दिया था? 19,838 पद का एग्जाम 16 जुलाई को जो हुआ था उसका कितने लोगों ने दिया था, जिसमें एक फर्स्ट मतलब 16 जुलाई को जो है ये पूछा था कि प्रधानमंत्री के पद की चर्चा कौन से अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 75 में जो है वो प्रधानमंत्री पद की चर्चा है। यही क्वेश्चन पूछा था 19,838 में। ठीक है ना। चलिए, ये बातें क्लियर है। तो यहाँ पे इन सारी चीज़ों को याद रखना। मात्र 2 घंटे की क्लासेस चलेगी डेली, टेंशन मत लो, 2 घंटे की क्लासेस चलेगी। प्लीज़ हमें भी तो ख़त्म करना है ना। देखो, अगर हम बताएं तो हमें 3 दिन में पॉलिटी ख़त्म करनी है, तो हम पे भी तो प्रेशर है। देखो यहाँ पे देखोगे तो हमारी टीम ने 3 दिन में ख़त्म करने के लिए हमें दिया। यहाँ पे देखो, ये है डे 1 का। कम से कम पीडीएफ तो खत्म हो जाना है, तो पीडीएफ खत्म हो जाएगा तो हम खत्म कर देंगे, हम तो बोल ही रहे हैं। 3 दिन में ये खत्म करना है, फिर 3 दिन में, एक दिन में ये, एक दिन में ये, और एक दिन में ये खत्म करना है। हमारी टीम ने हमें दे रखा है, अल्टीमेटम दे रखा है कि सर इतना इतना दिन में ही खत्म करनी है। समझो बात ये है। अब यहाँ पे ये बातें क्लियर है। संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्य, अच्छा राष्ट्रपति के सहायता एवं सलाह के लिए एक मंत्री परिषद का गठन किया जाता है। राष्ट्रपति बिना मंत्री परिषद के सहायता एवं सलाह का कोई भी काम नहीं कर सकता। राष्ट्रपति क्या नहीं कर सकता, बिना मंत्री परिषद के सहायता एवं सलाह से एक भी काम नहीं कर सकता। तो ये भी बातें आप याद रखोगे। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 में जो है इसकी चर्चा है, अनुच्छेद 75 में किसकी चर्चा है, तो प्रधानमंत्री की चर्चा, यानी कि संसद में हो रहे कार्यवाही की जानकारी प्रधानमंत्री किसे देंगे, तो राष्ट्रपति को देंगे। तो संसद में हो रहे कार्यवाही की जानकारी जो है वो कहाँ पे देंगे, संसद में देंगे प्रधानमंत्री। ठीक है, मतलब प्रधानमंत्री जो है वो राष्ट्रपति को देंगे। तो ये भी बातें क्लियर है। अच्छा, टोटल लोकसभा में टोटल सदस्यों के कितने प्रतिशत व्यक्ति जो है वो मंत्री बन सकते हैं? मैंने आपसे पूछा कि लोकसभा में टोटल सदस्य, यानी कि टोटल जितने सदस्य हैं लोकसभा में, ये बातें क्लियर हो गया है ना। तो इससे भी आप याद रखना। उसके अलावा पद ग्रहण से पूर्व प्रधानमंत्री, ये बात तो हमने बता दी है, 15% लोग ही बन सकते हैं। भारत के प्रधानमंत्री वर्तमान नरेंद्र मोदी जी हैं। तो ये भी बातें आप याद रखना। अटल बिहारी वाजपेयी इतना इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता इन सभी के कार्यकाल, ये आपके पॉलिटी में दिए हुए हैं, इसीलिए हमने सोचा कि चलो लगा ही देते हैं, नहीं तो उतना इंपॉर्टेंट तो है नहीं, है ना। अभी हम बैच लिए 51 में, इसमें बिहार पुलिस का था ना, लेकिन मद निषेध वाले दिखा रहा है, मद निषेध वाला दिखा रहा है। एक बार टीम से कांटेक्ट कर लेना कल। हाँ, 51 रुपये वाला बैच है, यहाँ पे देख लेना। ये प्रधानमंत्री के में सब चौधरी चरण सिंह एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री जो रहे जो कभी लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए और विश्वास मत प्राप्त करने में असफल होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप थे। अच्छा, चौधरी चरण सिंह जी एकमात्र ऐसे व्यक्ति हुए जो लोकसभा में उपस्थित ही नहीं हुए। हमने क्या कहा, चौधरी चरण सिंह जी एकमात्र ऐसे व्यक्ति हुए जो लोकसभा में कभी उपस्थित ही नहीं हुए। सोचो, उसके अलावा एक कार्यकाल में सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री के पद पर रहने वाले प्रधानमंत्री कौन हुए, अटल बिहारी वाजपेयी। ये सब क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, ये सब क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। ठीक है, कैबिनेट मंत्री में सबसे बड़ा कार्यकाल जगजीवन राम जी का रहा, लगभग 32 वर्ष केंद्रीय मंत्रिमंडल। अब यहाँ पे एक चीज याद रखना कि जगजीवन राम जी जो है ना, वो भारत के पहले दलित उप प्रधानमंत्री रहे। क्या रहे, दलित उप प्रधानमंत्री जो है वो भी रहे। और इंतरिम गवर्नमेंट में जो है इन्हें श्रम मंत्रालय दिया गया था। क्या दिया गया था, श्रम मंत्रालय जो है ना वो इन्हें ही मिला था। तो आप कहीं ना कहीं इन सारे चीजों को भी आप याद रख सकते हैं, हमें नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत होगा, है ना। चलिए, ये सारी बातें क्लियर है। चलो, अब यहाँ पे आगे हम बात करते हैं। नेक्स्ट बात करिएगा संघीय संसद, यानी कि संसद के बारे में चर्चा है। तो संसद के बारे में जो है यहाँ पे चर्चा हो जाता है। जल्दी से बताओगे। चलो, संसद की बात करें तो संसद जो है वो, संसद के बारे में क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, संसद में टोटल संसद के टोटल
कितने अंग? अच्छा, संसद की चर्चा कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 79 में। अनुच्छेद 79 के अलावा लोकसभा की चर्चा कहाँ पे? अनुच्छेद 81 में। ठीक है, और वहीं पे राज्यसभा की चर्चा कहाँ पे जी? राज्यसभा की जो चर्चा है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में। तो कितने लोगों ने सुना है सरला आंटी के बारे में? सरला आंटी के बारे में कितने लोगों ने सुना है? जल्दी से बताओगे, हाँ ना? तो सरला आंटी के बारे में जितने लोगों ने भी सुना होगा, तो सरला यानी कि सरला, संसद, राज्यसभा, लोकसभा, अनुच्छेद 79, 80, 81, ये बातें क्लियर है। अभी अभी बिहार दरोगा का एग्जाम हुआ था, और बिहार दरोगा के एग्जाम में लूसेंट से क्वेश्चन पूछा गया था। बिहार दरोगा का एग्जाम हुआ था, और बिहार दरोगा के एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था किसके बारे में? तो वो पूछा गया था किसके बारे में? तो वो एक चीज पूछा था कि भाई संसद के टोटल अंग कितने होते हैं? अभी एग्जाम हुआ था ना, उसी में पूछा गया था संसद के अंग, टोटल अंग कितने हो जाते हैं संसद के जी? जल्दी से बताओगे, हाँ ना? मैंने आपसे पूछा संसद के टोटल अंग कितने होते हैं? संसद के टोटल 3 अंग होते हैं, ठीक है? कितने अंग होते हैं? 3 अंग जो है वो हो जाते हैं। तो इसके बारे में पूछा गया था, कौन कौन हो जाते हैं? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। संसद के टोटल कितने सदन होते हैं? संसद के टोटल कितने सदन होते हैं? तो सदन की बात करें तो सदन जो है वो 2 होते हैं। कौन कौन सा? लोकसभा और राज्यसभा। तो यहाँ पे आप इसे भी याद रखना, अनुच्छेद 79 से 122 तक संसद और उसके कार्यवाहियों से संबंधित बात है। राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव समानुपातिक प्रतिनिधित्व के तीसरे स्वरूप एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है। हालांकि ये बातें इंपॉर्टेंट नहीं है। अब राज्यसभा वगैरह के बारे में जो है हम कल के क्लास में पढ़ लेंगे। आप लोग मुझे बताना कैसा लगा सेशन, जल्दी से बताओ। इससे आगे जो है ना, आगे की बात हम कल के क्लास में पढ़ लेंगे, ठीक है? कोई दिक्कत है नहीं ना? इससे आगे के बारे में जो है हम कल के क्लास में पढ़ लेंगे, ठीक है? और अभी आप लोग क्या करिएगा, दुर्गेश एकेडमी के एकेडमी को, दुर्गेश एकेडमी के एप्लीकेशन को आप लोग जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। हम आप सभी से एक HW दे रहे हैं, और वो HW ये है कि भाई संसद यानी कि लोकसभा है ना, लोकसभा के प्रथम स्पीकर कौन थे? लोकसभा का फर्स्ट स्पीकर जो है वह फर्स्ट स्पीकर कौन हुए, ये बातें आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। अच्छा, मुझे एक बात बताओ भाई, कितने लोगों को जो है वो बेहतरीन तरीके से सब कुछ समझ में आया? जल्दी से बताओ। और मुझे कमेंट बॉक्स में एक बात बताना, सभी लोग कमेंट बॉक्स में एक बात बताना कि आप लोग किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है? सभी लोग बताना, क्लास खत्म होते ही मुझे जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। और हाँ, हमारे दुर्गेश एकेडमी के एप्लीकेशन पर इस कोर्स में जो है हमारे बिहार पुलिस का यह अंतिम बैच है, इसमें एडमिशन बंद हो जाएगा। जब नया वैकेंसी आएगा तब लॉन्च होगा अब नया बैच। तो इसीलिए अगर आप चाहो तो मात्र 51 रुपये में जो है अपने तैयारी को एक नया आयाम दे सकते हो। ये इसमें रजिस्ट्रेशन 28 जनवरी से, या सॉरी 3 फरवरी से जो है इसका क्लासेज स्टार्ट हुआ है, तो ज़्यादा दिन नहीं हुआ। अगर आप चाहो तो इसके साथ इनरोल होकर के मात्र 51 रुपये में, इसमें कल जो है एडमिशन बंद हो जाएगा रात 12 बजे। तो अगर आप चाहो तो इस बैच के साथ जुड़ जाना, ठीक है? तो बहुत मज़ा आया। इसका पीडीएफ मैं पूरा का पूरा पीडीएफ आप सभी को दे दूंगा, ठीक है? इसका पीडीएफ जो है मैं पीडीएफ पूरा दे दूंगा, आप सभी लोग आराम से पढ़िएगा, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखे। बताओ, कोई दिक्कत, कोनो समस्या, कोनो प्रॉब्लम, हाँ ना? कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम नहीं ना? तो इसलिए मैं कहता हूँ मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो। आज तुम अपने समस्याओं पर ध्यान न दे करके मेहनत पर अगर ध्यान दे दिए तो कल सफलता तुम्हारी झोली में होगी, ठीक है? तो पसंद आया हो तो एक बार सभी लोग सेशन को लाइक करके जरूर जाना। बाद बाकी आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। कल फिर से हम आप सभी का इंतजार करेंगे लूसेंट दर्शन के डे 2 में, ठीक है जी? आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम आपसे अगले सेशन। जय हिंद।